हेलो दोस्तों, ये मेरा दूसरा चैनल है। किसी रीज़न के कारण मैं पुराने चैनल पे वीडियो नहीं डाल सकता हूँ। मेरा दूसरा चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। आदि ग्रह सबसे छोटे महाद्वीपों में से एक डाइंग आइल महाद्वीप। प्रकाश की गति से भी तेज गति से चलने वाली प्रकाश की एक छोटी सी गहरे बैंगनी रंग की किरण अनगिनत सौर मंडलों और ब्रह्मांडों को पार करते हुए एक निश्चित सौर मंडल तक पहुंची। प्रकाश की किरण ने हरे ग्रह में प्रवेश किया, जिसे प्राइमल प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। बैंगनी प्रकाश की किरण फिर एक उल्कापिंड की तरह डाइंग आइल महाद्वीप की ओर उतरी, जो इस ग्रह पर सबसे छोटे महाद्वीपों में से एक था। बैंगनी प्रकाश अंततः एजियो शहर तक पहुंच गया। किसी के ध्यान में आए बिना ही प्रकाश की गति से भी अधिक तेज चलने वाली बैंगनी रोशनी एक निश्चित शयन कक्ष में पहुंच गई, जहां एक युवक बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़ा था। प्रकाश की किरण उस युवक के शरीर में प्रवेश कर गई। डिंग, अनगिनत ब्रह्मांडों की खोज के बाद पहला मेजबान मिल गया है। डिंग, सिस्टम सक्रिय हो रहा है 1%। डिंग, सक्रियण 0.88%। डिंग, ड्रैगन मोनार्क सिस्टम सक्रिय हो गया है। डिंग, मेजबान के शरीर को स्कैन कर रहा हूं 1%। डिंग, स्कैनिंग 0.77%। डिंग, स्कैनिंग पूरी हुई। डिंग, दो होस्टों की यादों को मिलाना 0.1%। डिंग, मेमोरी मर्जिंग 66%। डिंग, मेमोरी मर्जिंग पूर्ण हो गई। आसमान में अंधेरा छाया हुआ था, बादलों ने चांद को ढक रखा था, जिससे चांद की रोशनी अजूरे शहर तक नहीं पहुंच पा रही थी। बिस्तर पर लेटे हुए एक युवक जिसकी उम्र 19 साल थी, को अचानक असहजता महसूस होने लगी। मैं कहाँ हूँ? अचानक युवक ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका वर्तमान शरीर बहुत कमजोर हो गया है। वह अपना सिर भी नहीं उठा सकता था। आखिर मैं इतना कमजोर कैसे हो गया? मुझे जो आखिरी चीज याद है वो इतिहास पर एक किताब पढ़ना था, महान सिकंदर के बारे में। एक पल के लिए युवक ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी पिछले मालिक की सारी यादें फिर से उभरने लगी। इसहाक को वह सब याद आ गया जो इस शरीर के मालिक ने बचपन से लेकर अब तक झेला था। तो उसका नाम, मेरा वर्तमान नाम आदित्य बेनेट है। इसहाक या वर्तमान और आदित्य के रूप में जाना जाने वाला व्यक्ति 21वीं सदी की धरती से आया था। वह एक ऐसी दुनिया से आया था जहां तकनीक ने बहुत प्रगति की है। इस समय उसकी पिछली दुनिया एक वायरस के प्रकोप, देशों के बीच युद्ध और अर्थव्यवस्था को लगभग कुचलने का अनुभव कर रही थी। एक छोटे देश के प्रधानमंत्री का बेटा होने के नाते आदित्य अपने देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए एक समाधान के साथ आने की पूरी कोशिश कर रहा था। जबकि इस दुनिया का असली आदित्य अलग था। इस दुनिया का आदित्य ड्रैगन राजा का बेटा था। हाँ, आदित्य खुद एक ड्रैगन था। हालांकि आदित्य के साथ एक समस्या थी, एक समस्या जो उसके दुख की जड़ भी थी। भले ही आदित्य एक ड्रैगन है, लेकिन वो अपने ड्रैगन वंश को जगा नहीं सका। इस वजह से आदित्य को जीवन भर परेशान किया गया। नतीजतन वह मानसिक रूप से थक गया और शराब पीकर वास्तविकता से बचने की कोशिश करने लगा। ये देखकर कि ड्रैगन राजा का बेटा खेती नहीं करता बल्कि शराब का आदी हो गया है, आदित्य के क्रोधित पिता, जो अपने परिवार की वंशावली को जागृत न करने के लिए उससे नफरत भी करते थे, ने आदित्य को घर से निकाल दिया। आदित्य को इस दुनिया के सबसे छोटे और सबसे गरीब महाद्वीपों में से एक में फेंक दिया गया। आदित्य को उसके शाही परिवार से निकाल दिया गया, जिसका मतलब था कि अब उसके पास राजगद्दी पर कोई अधिकार नहीं था। इस महाद्वीप के एक छोटे से कुलीन राजा ने आदित्य को गोद लेने और मरने के बाद राजगद्दी आदित्य को सौंपने का फैसला किया। आदित्य के बारे में निश्चित रूप से एक भाग्यशाली बात थी, उसके पास कुछ ऐसा था जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं था। आदित्य के पास जो कुछ था उसे जानकर लोग ईर्ष्या में मर जाते थे। आदित्य 7 परियों का पति था। आदित्य के ड्रैगन परिवार ने इस दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया। जब आदित्य का जन्म हुआ तो सबसे मजबूत और सबसे बड़े साम्राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए बड़े पृष्ठभूमि वाले प्रभावशाली परिवारों ने अपनी बेटी की शादी आदित्य से करने का फैसला किया। इसलिए आदित्य के पिता के आदेश के तहत 7 अनुबंध बनाए गए। आदित्य के अभी भी इस दुनिया की 7 परियों का पति होने का मुख्य कारण यही अनुबंध था। अगर आदित्य मर जाता है तो उसकी सभी 7 पत्नियां भी उसके साथ मर जाएंगी। इसलिए जब आदित्य को उसके राजपरिवार से निर्वासित कर दिया गया तो बड़े परिवार, जिन्होंने एक बार अनुबंध के माध्यम से अपनी बेटियों का विवाह आदित्य से कराया था, अब कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अनुबंध को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी पत्नियों को इस दुनिया की 7 परियां इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी पत्नियां अपने अपने क्षेत्र में विश्वस्तरीय विशेषज्ञ हैं।
उनकी प्रत्येक पत्नी के नाम पर देवी की उपाधि है। अगर इतना ही काफी नहीं था तो उनकी हर पत्नी प्राइमल प्लेनेट के 7 महाद्वीपों में से एक से ताल्लुक रखती है। उनकी पत्नियां अपने अपने महाद्वीपों की शीर्ष सुंदरियां थीं और कोई भी अन्य महिला सुंदरता और शक्ति के मामले में उनके करीब भी नहीं आ सकती थी। कोई भी पुरुष 7 परियों में से किसी एक को अपनी पत्नी बनाने के लिए अपनी आत्मा तक का बलिदान करने में संकोच नहीं करेगा। इसलिए ये जानते हुए कि आदित्य 7 परियों का पति था, उससे लगभग हर उस आदमी को नफरत थी जिसने उसकी पत्नियों में से किसी एक को देखा या उससे मुलाकात की थी। ऐसा नहीं है कि मैं वैसे भी 7 परियों से शादी करना चाहता था, यहाँ तक कि मैं जो पति हूँ, मैंने भी अपनी सभी पत्नियों को कभी नहीं देखा है, सिर्फ 1 या 2 को छोड़कर। पिछले आदित्य द्वारा बनाई गई सभी निराशाजनक चीजों को याद करके ही नए आदित्य को उदास होने लगा। पिछले आदित्य ने अपने जीवन से पूरी तरह हार मान ली थी। उसकी 7 पत्नियां ही थीं जिन्होंने उसे जीवित रखा था। प्रणाली डिंग, ड्रैगन मोनार्क सिस्टम आपकी सेवा में है। डिंग, क्या मेजबान बिगिनर गिफ्ट पैकेज खोलना चाहता है? खोलो इसे। डिंग, उपहार पैकेज खुल गया है। डिंग, इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन ब्लडलाइन को सक्रिय करने के लिए होस्ट को बधाई। डिंग, मेजबान को तत्काल सीखने और अनुकूलन का सहज कौशल प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग, मेजबान की छिपी हुई रक्तरेखा को सक्रिय करने से कुछ कौशल प्राप्त हुए हैं। डिंग, इन्नेट स्किल फियरी ब्लेज सीखने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, निष्क्रिय कौशल विस्फोट लहर सीखने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, निष्क्रिय कौशल मोल्टेन बोल्ट सीखने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, जागृत ड्रैगन वंश ने मेजबान आंकड़े बढ़ा दिए हैं। डिंग, सहन शक्ति 50 जोड़, मन 50 जोड़, स्वास्थ्य 50 जोड़, चपलता 50 जोड़, शक्ति 50 जोड़। डिंग, ये पता चला है कि होस्ट ने अभी तक कोई क्लास नहीं चुनी है। सिस्टम प्राप्त करने की अंतिम प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कृपया कोई क्लास चुनें। कक्षाओं को 3 अलग अलग ग्रेडों में विभाजित किया गया है। सामान्य वर्ग, तलवारबाज, भालाधारी, तीरंदाज, ब्रॉलर, जादूगर, चिकित्सक, नाविक, जादूगर, मेहतर, समुराई, स्काउट, घुड़सवार, मरीन, रेंजर, कातिल, भाड़े का सैनिक, बाइंडर, भ्रष्ट भाड़े का सैनिक, दूत, निंजा, जासूस, कसाई, टैंक, हत्यारा और इसी तरह। दुर्लभ वर्ग, कठपुतली मास्टर, बिशप, ट्रेपस्मिथ, वाइकिंग, मेडेन, मिस्टिक नाइट, विंडवॉकर, क्रूसेडर, चालबाज, बीस्ट मास्टर, मेज हंटर, घोस्टवॉकर, स्काई मेज, बैटल मेज, पैरागॉन नाइट्स, डेमोनोलॉजिस्ट, ड्रेड वीवर, शैडो सीर, रस्ट बैटल मेज, बख्तरबंद इंजीनियर, रस्ट टेम्पेस्ट, वेनम समुराई, डेमोनिक पैरागॉन, पायरो विच डॉक्टर, डेमन कॉन्जुरर, बैटल ब्रॉलर, पायरो लीजियोनियर, नेक्रोमेंसर, नाइट वॉकर, नाइट रेंजर, जादूगर, आर्कमेज, डेमन हंटर, अराचनोमेंसर, गनस्लिंगर और इसी तरह। पौराणिक वर्ग, ब्लेड डांसर, स्टॉर्मलॉर्ड, स्टॉर्मजिंगर, हीरो, सनमास्टर, वॉर डांसर, ड्रैगन नाइट, इल्यूजन सॉसेरर, शैडो मास्टर, आर्मागेडन वॉर मास्टर, फ्रॉस्ट सॉसेरर, कैटाक्लिस्मिक सीर, बैटल मेराउडर, वॉरलॉक, सेज, लाइटनिंग मास्टर, फायर मास्टर, वाटर मास्टर, अर्थ मास्टर, विंड मास्टर और इसी तरह। डिंग, वर्तमान में होस्ट केवल एक वर्ग चुन सकता है। जब भी होस्ट किसी नए क्रम पर पहुंचता है तो होस्ट को मौजूदा वर्गों के अलावा एक नया वर्ग चुनने की अनुमति होगी। सिस्टम होस्ट को एक पौराणिक वर्ग चुनने की सलाह देता है। ड्रैगन होने के नाते केवल एक पौराणिक वर्ग ही वर्तमान होस्ट को लाभ पहुंचा सकता है। लगभग अंतहीन कक्षाओं की सूची देखकर आदित्य लगभग बेहोश हो गया। वहां बहुत सारी कक्षाएं थीं। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे कौन सी कक्षा चुननी चाहिए। पिछले आदित्य की यादों से इस दुनिया में हर व्यक्ति का एक वर्ग होता है। जब कोई बच्चा 15 साल का हो जाता है तो उसे एक वर्ग चुनना होता है। प्रत्येक वर्ग अपने स्वयं के अनूठे कौशल और शक्तियों के साथ आता है। प्रत्येक वर्ग की अपनी अनूठी साधना पुस्तिका होती है। पौराणिक वर्गों की लगभग अंतहीन सूची को देखते हुए आदित्य ने महसूस किया कि कुछ वर्ग इस दुनिया के लोगों को ज्ञात नहीं थे। सूची में शामिल अधिकांश पौराणिक वर्ग या तो अत्यंत दुर्लभ थे या इस दुनिया के निवासियों को ज्ञात नहीं थे। चूंकि मेरे वंश ने मुझे पहले से ही अग्नि शक्तियां दी है, भले ही मैं जादू प्रकार की कक्षाओं को चुनने के लिए ललचा रहा हूं, अभी के लिए मैं उस वर्ग के साथ जाऊंगा जो मुझे मेरे शारीरिक आंकड़ों के साथ लाभ देता है। मैं वॉर डांसर के साथ जाऊंगा। डिंग, मेजबान ने एक पौराणिक वर्ग चुना है। डिंग, सहन शक्ति 20 जोड़, मन 20 जोड़, स्वास्थ्य 20 जोड़, चपलता 20 जोड़, शक्ति 20 जोड़। डिंग, मेजबान को नया सहज कौशल हथियार महारत हासिल करने के लिए बधाई। डिंग, नया निष्क्रिय कौशल साइलेंस माइंड प्राप्त करने के लिए होस्ट को बधाई। डिंग,
माइथिकल क्लास वॉर डांसर से संबंधित अधिक कौशल या तो प्रशिक्षण के माध्यम से या स्तर बढ़ाकर हासिल किए जा सकते हैं। जब सारी घंटियां गायब हो गईं, तो आदित्य को अब कोई कमजोरी महसूस नहीं हुई। पहले तो वह अपना सिर भी नहीं उठा पाता था, लेकिन अब उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है। आदित्य इसे महसूस कर सकता था। यह नई तरह की ऊर्जा उसके खून के साथ बह रही थी। यह उसका मन था। उसका हृदय मन का भंडारण और उत्पादक था। गड़गड़ाहट। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कई सालों से कुछ नहीं खाया है। आदित्य को लगा कि अब वो कुछ भी खा सकता है। बिना एक पल भी बर्बाद किए वो जल्दी से बिस्तर से उठा और अपने कमरे से बाहर चला गया। पिछले आदित्य की याद से वो डाइनिंग हॉल में पहुंचा। मुझे रसोई में खाने के लिए कुछ ढूंढना चाहिए। मास्टर। आदित्य जल्दी से रसोई की ओर जाने ही वाला था कि उसे किसी की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़ते हुए आदित्य की आंखें कुर्सी पर बैठे उस व्यक्ति को देखकर चौड़ी हो गईं। तुम? मास्टर बेहोश है। क्या हमें उसे उपचार औषधि देनी चाहिए? इस दर पर वो कोमा में जा सकता है, या इससे भी बदतर वो मर भी सकता है। वॉटसन सिंगर एक बूढ़ा आदमी था जो पीढ़ियों से बटलर के रूप में काम कर रहा था। 60 साल का दिखने के बावजूद वह वास्तव में कुछ 100 साल बड़ा था। उनके लंबे जीवन ने उन्हें कई महान राष्ट्रों, प्रतिभाओं और शक्तिशाली लोगों के उत्थान और पतन को देखने का मौका दिया है। वॉटसन के लंबे बाल और सफेद दाढ़ी थी। वो एक आम बटलर की तरह कपड़े पहने हुए था। वो वर्तमान में अपने महल का मुख्य बटलर था। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। उस कमीने को बस मर जाना चाहिए। वॉटसन के सामने बैठी नौकरानी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उसका नाम जूलिया ओनार्ड था। जूलिया इस महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली कुलीन घरानों में से एक की बेटी थी। जूलिया आदित्य की पत्नियों में से एक थी, लेकिन वह हमेशा नौकरानी का वेश धारण करके रहती थी ताकि आदित्य को उसके बारे में कभी पता न चले और उसका असली चेहरा न दिखे। लेकिन मिस लेडी, अगर हम भगवान आदित्य को ठीक नहीं करते हैं, तो उनकी मृत्यु का मतलब आपके जीवन का अंत होगा। ऑनोर के कुलीन घराने के बटलर और सेवक के रूप में मैं ऐसा होने की अनुमति नहीं दे सकता। एक शक्तिशाली कुलीन घराने की राजकुमारी को नौकरानी के रूप में छिपाने का एकमात्र कारण ये था कि उसे आदित्य को गुप्त रूप से बचाना था, क्योंकि उसका जीवन उसके साथ जुड़ा हुआ था। मैं वॉटसन को जानता हूं। मैं बस इससे तंग आ चुका हूं। वह आदमी नहीं, वह आदमी कहलाने के भी लायक नहीं है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जिए या मर जाएं। अगर यह अनुबंध मुझे बांधता नहीं होता, तो मैं कभी ऐसी जगह नहीं पहुंच पाता। महिला। मुझे लगता है। कदमों की आहट सुनकर वॉटसन और जूलिया दोनों चुप हो गए। टैप टैप। जब वो आकृति, जिसका पूरा शरीर अंधकार में लिपटा हुआ था, खाने की मेज पर आई और रसोई घर की ओर बढ़ती चली गई, तो एक क्षण के लिए तो वॉटसन और जूलिया दोनों ही अंदर तक स्तब्ध रह गए। दूसरों को शायद ये पता ना हो, लेकिन वॉटसन और जूलिया को पता था कि आदित्य कितना नशे में था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आदित्य कम से कम एक हफ्ते तक होश में आएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर डाइनिंग हॉल करीब 50 मीटर बड़ा था। हॉल के बीच में 10 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी एक बड़ी सी मेज थी, जिस पर कई कुर्सियां रखी हुई थीं। मेज पर बैठे जूलिया और वॉटसन दोनों ने आदित्य की तरफ देखा, जो रसोई की तरफ जाते हुए खाने के बारे में कुछ बुदबुदा रहा था। मास्टर। आदित्य ने चलते चलते रुककर डाइनिंग टेबल की तरफ देखा। पूरा हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था। पूरे महल में रोशनी नहीं थी। चांदनी की वजह से ही वो अंधेरे में चल पा रहा था। डाइनिंग टेबल पर रखी मोमबत्तियों की पीली रोशनी से आदित्य को अपने वफादार बटलर और नौकरानी, वॉटसन और जूलिया के चेहरे आसानी से दिखाई देने लगे। जब आदित्य यहाँ आया था, तब से वॉटसन और जूलिया दोनों ही उसकी सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि जब इस महल के सभी बटलर और नौकरानियां चले गए, तब भी जूलिया और वॉटसन ने उसका साथ नहीं छोड़ा। आदित्य ने रुककर मुस्कुराते हुए पूछा, जूलिया क्या है? वॉटसन और जूलिया ने अतीत में उसके लिए जो कुछ किया था, उसे याद करके आदित्य मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सामान्य साधकों के विपरीत, जूलिया और वॉटसन दोनों ही अंधेरे के पार देख सकते थे। आदित्य के चेहरे पर शुद्ध मुस्कान देखकर वे दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए। इससे पहले आदित्य हमेशा नशे में रहता था, इसलिए उसने कभी भी वॉटसन और जूलिया से ठीक से बात नहीं की थी। ये पहली बार था जब उन्होंने आदित्य को मुस्कुराते हुए देखा था। हालांकि आदित्य के बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी शुद्ध मुस्कान उसके चेहरे पर और भी आकर्षण जोड़ रही थी। यह आदित्य अपने शराबी संस्करण से बिल्कुल अलग दिख रहा था। वर्तमान आदित्य बहुत आकर्षक और सुंदर लग रहा था। ड्रैगन होने के कारण आदित्य स्वाभाविक रूप से सुंदर था। नशे में न होने पर भी उसका चेहरा और भी आकर्षक था। आदित्य के लंबे गहरे नीले बाल थे जो उसकी पीठ तक पहुंचते थे। उसका जबड़ा तीखा था और चेहरा किसी दूसरे दुनिया जैसा सुंदर था। उसकी लंबाई 177 सेमी थी और वजन लगभग 85 किलो था।
लगातार शराब पीने की वजह से उसका वजन बढ़ता जा रहा था। उसे क्या हुआ? अब तो ऐसा नहीं लगता कि वह नशे में है। उसके आसपास की आभा में अचानक ये क्या बदलाव आ गया है? क्या वो शायद बदल गया है? नहीं, नहीं, उसके जैसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। मैं क्या सोच रही हूँ? जूलिया के मन में क्या चल रहा था, यह कोई नहीं जानता था। युवा मालिक, आप कब जागे? 100 साल के अनुभव वाले व्यक्ति होने के कारण वॉटसन ने अपनी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रखी। चूंकि जूलिया किसी और चीज के बारे में सोच रही थी, इसलिए वो वर्तमान आदित्य में आए बदलावों को नहीं देख पाई, लेकिन वॉटसन बदलावों को देख पाया। वॉटसन ने अभी आदित्य के भीतर आए बदलावों के बारे में बात न करने का फैसला किया। मैं अभी लगभग 30 मिनट पहले उठा हूँ। आदित्य की नजर खाने की मेज पर पड़ी। मेज पर रखा खाना देखकर उसे लगा कि अब वो खुद को और नहीं रोक सकता। वॉटसन, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं तुम दोनों के साथ शामिल हो जाऊं? आदित्य ने मेज पर परोसे गए व्यंजनों से अपनी नजरें हटाए बिना पूछा। एक बार फिर वॉटसन और जूलिया दोनों ने चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी कर ली। जिस आदित्य को वे जानते थे, वो कभी उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाएगा। भले ही आदित्य को उसके शाही परिवार से निकाल दिया गया था, लेकिन वह अपने महान शिष्टाचार को कभी नहीं भूला। आदित्य ने कभी किसी नौकर को अपने साथ रहने की अनुमति नहीं दी। महल में सभी को आदित्य के खाने के बाद खाने का आदेश दिया गया था। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, युवा मास्टर। वॉटसन ने अपनी हैरानी को जाहिर न करने की कोशिश करते हुए तुरंत जवाब दिया। वो इतना विनम्र कब से हो गया? जूलिया ने एक बार फिर अपने आप से पूछा। बिना ज्यादा सोचे आदित्य डाइनिंग टेबल की मुख्य कुर्सी पर बैठ गया। जूलिया उसके दाहिनी ओर थी जबकि वॉटसन बाईं ओर। वॉटसन ने अपने मालिक की प्लेट में खाना परोसना शुरू कर दिया, जबकि जूलिया ने आदित्य की ओर देखना बंद नहीं किया, जिससे उसे थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। जूलिया, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? आदित्य ने अजीब सी मुस्कान के साथ पूछा। जूलिया लगातार आदित्य को घूर रही थी। पूछते समय आदित्य ने जूलिया को देखने में भी कुछ सेकंड का समय लिया। जूलिया के लंबे बैंगनी बाल थे जो उसकी कमर तक पहुंचते थे। उसके बाल हमेशा दो गंदे कम चोटी में बंधे होते थे और उसकी बैंगनी आंखों के ठीक ऊपर एक चौकोर फ्रिंज लटकता था। जूलिया का शरीर सुडौल था। उसकी छाती औसत से ऊपर थी। कोई मेकअप न करने के बावजूद जूलिया किसी भी औसत लड़की से ज्यादा खूबसूरत थी। इस शहर के कई मर्द आदित्य पर फिदा है। जब भी पिछला आदित्य किसी बार में जाता था, तो हमेशा कुछ मर्द होते थे जो चाहते थे कि आदित्य जूलिया को उन्हें बेच दे, लेकिन पिछला आदित्य हमेशा ऐसा करने से मना कर देता था। मास्टर, मैंने देखा कि आप पहले से अलग लग रहे हैं। जूलिया आदित्य की गहरी निगाहों को देखकर कुछ बोल नहीं पाए। जूलिया ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी लाली थी, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, यहां तक कि जूलिया को भी इस बात का पता नहीं था। मैं किसी तरह ड्रैगन ब्लडलाइन को जगाने में कामयाब रहा। मैं देख रहा हूं कि आपने अपने ड्रैगन ब्लडलाइन को जगा दिया है। ये सच है, क्या कहो? जूलिया और वॉटसन दोनों ने अपने कांटे मेज पर गिरा दिए क्योंकि उनके पूरे शरीर सदमे में जम गए। उनकी प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना आदित्य ने खाना शुरू कर दिया। मानो वो जितना अधिक समय बर्बाद कर रहा था, उसका पेट उतनी ही अधिक भूखा हो रहा था। 1 मिनट बीतने के बाद जूलिया और वॉटसन दोनों ही सदमे से उबर गए। आदित्य को शांति से खाते हुए देखकर जूलिया को समझ नहीं आया कि वह झूठ बोल रहा है या नहीं। हालांकि उसने उसके शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस किया। पहले आदित्य के शरीर में कोई मन नहीं उमड़ रहा था, लेकिन अब उसके शरीर में ज्यादा मन नहीं था। मास्टर, क्या ये सच है? वॉटसन ने पूछा। आदित्य को वॉटसन की आवाज उत्साह से कांपती हुई सुनाई दे रही थी। गल्प। एड्स बाय पब फ्यूचर। रोटी का टुकड़ा निगलते हुए आदित्य ने सिर हिलाया। आज जब मैं उठा तो कुछ अजीब हुआ। उसके बाद मैंने पाया कि मेरा पूरा शरीर बदल गया है। मास्टर, आप किस वंश को जगाने में सफल रहे? आदित्य के शाही परिवार के वंश में कई तरह के स्वर्गीय ड्रैगन के वंश शामिल हैं, इसलिए ये पूरी तरह से यादृच्छिक था कि कोई किस वंश को जगाएगा। साधना की दुनिया में किसी व्यक्ति की शक्ति निर्धारित करने में वंश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ड्रैगन के लिए अपने वंश को जगाने का मतलब है कि वे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए बाध्य है। मेरा वंश इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन है। युवा मास्टर, क्या आप वाकई आश्वस्त हैं कि यह इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन ब्लडलाइन है? आदित्य ने खाते समय सामान्य रूप से सिर हिलाया। तुम दोनों इस तरह से क्यों प्रतिक्रिया कर रहे हो? क्या इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन ब्लडलाइन इतनी शक्तिशाली है या क्या? आदित्य को ड्रैगन ब्लडलाइन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। चूंकि वो कभी भी अपनी ब्लडलाइन को जगाने में कामयाब नहीं हुआ, इसलिए उसने उनके बारे में अध्ययन करना बंद कर दिया। जूलिया और वॉटसन ने एक दूसरे को देखा और आह भरी। यह उनका आदित्य था, इसमें कोई संदेह नहीं था। पहले तो वॉटसन को संदेह हुआ कि यह आदित्य नकली है,
लेकिन उसके बेपरवाह और निश्चिंत रवैये को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि यह आदित्य उनका स्वामी था। मास्टर, शायद आपको ये पता ना हो लेकिन इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन ब्लडलाइन बहुत दुर्लभ है। हालांकि यह ब्लडलाइन शाही परिवार की ब्लडलाइन से तुलना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। हजारों सालों में युवा मास्टर इन्फर्नो ड्रैगन ब्लडलाइन को जगाने वाले पहले व्यक्ति हैं। वैसे वॉटसन, मैं ये बात काफी समय से पूछना चाह रहा था, लेकिन हमारे महल के हल्के काई का क्या हुआ? इस दुनिया में हल्के काई एक खास किस्म की काई होती है जो अंधेरे में चमकती है। आमतौर पर इन काई का इस्तेमाल घरों और सड़कों को रोशन करने के लिए किया जाता है। इस दुनिया में हर कोई इन काई को नहीं खरीद सकता क्योंकि ये थोड़ी महंगी और दुर्लभ होती है। मास्टर, क्या आपको याद नहीं है, 1 सप्ताह पहले आपने शराब खरीदने के लिए सारी हल्की काई बेच दी थी? न जाने क्यों आदित्य को लगा कि जूलिया ने ये शब्द कहकर उसका मजाक उड़ाया था। सांस, आदित्य ने अपना सिर माथे पर रखा और आह भरी। पिछला मैं कितना गिर गया था कि इस महल की काई भी बेच दी। कोई आश्चर्य नहीं कि महल में सब कुछ इतना अंधकार में था। ऐसा लगता है कि शराब पीने के कारण सालों से खजाना खाली हो गया है। मुझे संदेह है कि वाटसन और जूलिया के वेतन का भुगतान करने के लिए भी कोई पैसा बचा है। पिछले आदित्य ने शराब के लिए पैसे जुटाने के लिए बहुत सी चीजें बेची थीं। शराब के लिए पर्याप्त पैसे बचाने के लिए उसने महल के सभी पहरेदारों और नौकरानियों को भी निकाल दिया था। आदित्य जो खाना खा रहा था वह भी निम्न वर्ग के परिवारों के लिए था। खाना भी वॉटसन के पैसे से खरीदा गया था। ऐसा लगता है कि मुझे बजट रिपोर्ट देखनी होगी और कम से कम इतना पैसा जुटाना होगा कि मैं अपनी दैनिक जरूरतें पूरी कर सकूं। युवा मालिक, क्या आप ठीक हैं? वॉटसन ने चिंतित होकर पूछा। मैं कैसे ठीक रह सकता हूं वाटसन? इस दर पर हम सड़कों पर बिक जाएंगे। मुझे कर्ज चुकाने और अपनी भविष्य की योजनाएं शुरू करने के लिए पर्याप्त धन जुटाना होगा। अपने दादा के अधीन काम करने वाले एक व्यक्ति के रूप में, जो एक देश के प्रधानमंत्री थे, आदित्य को राज्य पर शासन करने के बारे में सब कुछ पता था। इस मन में आदित्य ने पहले से ही अपने छोटे से राज्य की स्थितियों को सुधारने के बारे में कुछ विचार रखे थे, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे धन की आवश्यकता होगी। युवा मास्टर, क्या आपके पास फिर से शराब पीने के लिए पैसे नहीं हैं? वाटसन ने गलती से मान लिया कि आदित्य शराब के लिए पैसे चाहता है। वॉटसन का सवाल सुनकर आदित्य को शर्मिंदगी महसूस हुई। इसकी वजह से उसके वफादार बटलर और नौकरानी को परेशानी हो रही थी। नहीं, अब से मैं कभी नहीं पीऊंगा। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। जब हम खाना खा चुके तो वॉटसन मेरे साथ मेरे स्टडी रूम में आ गया। समझ में नहीं आ रहा था कि आदित्य अचानक इतना बदला हुआ क्यों लग रहा था। जूलिया और वॉटसन दोनों ने खाना खाना जारी रखा। वैसे क्या कुलीनों ने अभी तक अपना कर चुकाया है? हालांकि यह राज्य दुनिया के सबसे छोटे राज्यों में से एक था, फिर भी आदित्य के अधीन 2 कुलीन काम करते थे। वाटसन ने खाना बंद कर दिया क्योंकि उसके चेहरे पर एक उलझन भरी नजर आ रही थी। युवा मास्टर, बात यह है कि हाल के वर्षों में दोनों रईसों ने कोई भी कर देना बंद कर दिया है। यह अफवाह है कि वे दोनों पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और मास्टर को उनके शासन से उखाड़ फेंकने की योजना बना रहे हैं। अब तक हमने कम से कम सैकड़ों हत्यारों को मार गिराया है। हाल ही में हत्यारों की संख्या में केवल वृद्धि हुई है। मैं समझ गया। आदित्य के चेहरे पर एक हड्डियां जमा देने वाली मुस्कान उभरी। चूंकि किसी तरह से वे उसकी हत्या की योजना बना रहे थे, इसलिए उन्हें उनसे बचने की कोई जरूरत नहीं थी। दुनिया में साधना कई क्रमों में विभाजित है, 0 क्रम से लेकर 9वें क्रम तक। इस दुनिया में हर किसी को साधना करने की शक्ति नहीं मिली है। आदित्य भी ऐसा ही था, लेकिन अब अपने वंश के जागरण के साथ आदित्य साधना कर सकता है। यहाँ तक कि जो लोग साधना कर सकते हैं, उनमें से हर किसी में दूसरे क्रम तक पहुंचने की प्रतिभा नहीं होती। इसलिए लगभग 60% से 70% साधक हमेशा पहले क्रम पर ही अटके रहते हैं। दुनिया की लगभग 65% आबादी में खेती करने की क्षमता नहीं है। हालांकि हजारों सालों के शोध और विकास के बाद इस दुनिया के लोगों ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जिससे खेती करने की क्षमता न रखने वाले लोग भी मजबूत हो सकते हैं। साधना पथ को 2 पथों में विभाजित किया गया है, बाह्य साधना और आंतरिक साधना। जो लोग साधना नहीं कर सकते वे बाह्य साधना का उपयोग करते हैं, जिसमें शरीर को मन से मजबूत बनाना शामिल है, जबकि आंतरिक साधना नियमित साधना है जहां व्यक्ति मन का उपयोग करके तात्विक शक्तियों का उपयोग कर सकता है। एक निश्चित अवस्था तक पहुंचने के बाद कोई व्यक्ति तत्वों का उपयोग कर सकता है, या तत्वों का उपयोग करने का दूसरा तरीका एक तत्व प्रकार की रक्त रेखा होना है, जैसे कि आदित्य के पास अब इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन रक्त रेखा है। 5 प्राथमिक तत्व हैं: अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और बिजली। 5 प्राथमिक तत्वों के अलावा कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके पास मुख्य रूप से उनकी रक्त रेखा के कारण या उनके साथ पैदा होने के कारण दुर्लभ तत्व है।
साधना की दुनिया में केवल वे लोग ही सबसे अधिक लाभ उठा पाते हैं जो अपने वंश को जागृत करने के लिए भाग्यशाली होते हैं। वंश को जागृत करने से सैकड़ों लाभ मिलते हैं। ये शक्ति बढ़ा सकता है, साधना की गति बढ़ा सकता है, पुनर्प्राप्ति की गति बढ़ा सकता है, उपयोगकर्ता को कुछ दुर्लभ तात्विक शक्तियां दे सकता है, और भी बहुत कुछ। यद्यपि आदित्य ने कभी खेती नहीं की थी और उसे अभी भी शून्य क्रम माना जाता था, लेकिन जब उसने सिस्टम की मदद से अपने वंश को जागृत किया तो उसके आंकड़ों में भारी वृद्धि हुई। युवा मालिक, हमारे पास सिर्फ 100 सिपाही और एक दूसरे दर्जे का गार्ड है। 100 सिपाही के अलावा बाकी सभी ने सेना छोड़ दी क्योंकि हम उन्हें समय पर वेतन नहीं दे पाए। वॉटसन की बातें सुनकर आदित्य को लगा जैसे उसके दिल में कोई अदृश्य तीर लग गया हो। चूंकि नए और पुराने आदित्य की यादें एक हो गई हैं, इसलिए दोनों मूल रूप से एक ही व्यक्ति बन गए हैं। वर्तमान आदित्य को अपने पिछले स्व की यादें हैं। ये जानते हुए कि शहर में सभी के दुख का कारण वही है, उसे इस बात का बहुत पछतावा हुआ। अगर रईसों ने समय पर अपने करों का भुगतान किया होता तो मुझे लगता है कि हमारी वर्तमान स्थिति बहुत बेहतर होती। पिछले आदित्य ने सभी वित्तीय कार्य वाटसन के कंधों पर छोड़ दिए थे। ये चमत्कार है कि यह महल अभी भी खड़ा था, जबकि महल को चलाने के लिए बहुत अधिक ऋण लिया गया था। इस दुनिया में 100 चांदी का मूल्य 1 सोने के बराबर था, जबकि 100 सोने के सिक्के 1 शाही सोने के बराबर थे। वर्तमान आदित्य के नाम पर जितने भी कर्ज थे, उन्हें गिनते हुए उसे 50 शाही सोने के सिक्के चुकाने थे। आमतौर पर एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 1 महीने के खर्चों को पूरा करने के लिए एक सोना पर्याप्त से अधिक होता है। भले ही आदित्य ने अपनी कुछ जमीनें बेचने का फैसला किया हो, फिर भी उसके पास कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होंगे। साथ ही ये देखते हुए कि उसका क्षेत्र कितना छोटा था, अपनी जमीन बेचना उसके लिए एक विकल्प था। मालिक, सिर्फ रईसों ने ही नहीं, बल्कि इस शहर में अपना कारोबार चलाने वाले लोगों ने भी कर देना बंद कर दिया है। थप्पड़। आदित्य हताशा में अपने माथे पर हाथ मारने से खुद को नहीं रोक सका। स्थिति कितनी खराब थी। इस भूमि के राजा के रूप में आदित्य को किसी से डर नहीं था। यहां तक कि छोटी दुकानों के मालिक भी अपने करों का भुगतान न करने की हिम्मत रखते थे। इस समय मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर कोई और इस भूमि पर शासन करना शुरू कर दे। आदित्य ने सारे कागजात नीचे रख दिए और वाटसन की तरफ गंभीरता से देखा। वाटसन के इर्द गिर्द के आभामंडल से यह स्पष्ट था कि उसका बटलर दूसरे दर्जे का शरीर साधक था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वॉटसन, इस शहर में सबसे बड़ा व्यवसाय कौन है? ये नॉलर परिवार है। कुछ साल पहले उनके परिवार के पास 2 दुकानें थीं, लेकिन अब उनके पास शहर भर में 19 दुकानें हैं। नॉलर परिवार एजियो शहर के कुल कारोबार का 80% नियंत्रित करता है। कितने समय तक उनका कर अदा नहीं किया गया? 24 महीने नहीं, वास्तव में ये 25 महीने हैं। वॉटसन, तुम क्या कहते हो? क्या हमें इस नॉलर परिवार से मिलना चाहिए? आदित्य ने ठंडे स्वर में पूछा। खुद एक ड्रैगन होने के कारण आदित्य के अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ था। अगर कोई उसका अपमान करने की हिम्मत करता है तो वो चुपचाप बैठकर उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं अपने युवा स्वामी का अनुसरण करूंगा। आदित्य देख सकता था कि वॉटसन भी अपने हाथ धोने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। अच्छा, तो हम कल चलेंगे। दृश्य परिवर्तन अंडरस्को। आदित्य के कमरे से निकलकर वॉटसन अपनी असली मालकिन जूलिया को सारी बातें बताने गया, जो आदित्य की पत्नियों में से एक थी। इस बीच आदित्य सोने नहीं गया। आदित्य ने अपने आंकड़े और कौशल जांचने के लिए कुछ समय लिया। अंडरस्को नाम, आदित्य बैनेट अंडरस्को जाति, ड्रैगन अंडरस्को ब्लड लाइन, इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन ब्लड लाइन। अंडरस्को वर्तमान वर्ग, युद्ध नर्तक एड्स बाय पब फ्यूचर। अंडरस्को वर्तमान कक्षा स्तर 01 अंडरस्को सहज कौशल, त्वरित सीखना और अनुकूलन, उग्र ज्वाला, हथियार महारत। अंडरस्को निष्क्रिय कौशल, विस्फोट तरंग, पिघला हुआ बोल्ट, मौन मन। अंडरस्को शक्ति 70 अंडरस्को गति, 70 अंडरस्को सहन शक्ति, -70 अंडरस्को स्वास्थ्य, 70 अंडरस्को मन, 70 अंडरस्को निःशुल्क आंकड़े, 0 तत्काल सीखना और अनुकूलन। कौशल उपयोगकर्ता के मस्तिष्क को बढ़ावा देते हैं, जिससे उपयोगकर्ता सीखने और अनुकूलन के मामले में प्रतिभाशाली बन जाता है। कौशल मस्तिष्क को 25 गुना तक बढ़ा देगा। फायरी ब्लेज, ये कौशल उपयोगकर्ता को आग को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। हर बार जब उपयोगकर्ता इस कौशल को सक्रिय करता है तो ये प्रति सेकंड 2 जोड़ मैना का उपभोग करेगा। इस कौशल की सीमा उपयोगकर्ता की कल्पना पर निर्भर करती है। विस्फोट तरंग, जब इस कौशल का उपयोग किया जाता है तो उपयोगकर्ता लावा को नियंत्रित कर सकता है। जब भी यह कौशल सक्रिय होता है तो ये प्रति सेकंड 5 जोड़ मैना का उपभोग करेगा। इस कौशल की सीमा उपयोगकर्ता की कल्पना पर निर्भर करती है। मोल्टेन बोल्ट,
इस कौशल का उपयोग करके कोई भी लावे बोल्ट फायर कर सकता है। हर बार जब इस कौशल का उपयोग किया जाता है तो ये प्रति सेकंड 0.5 जोड़ मैना की खपत करेगा। इस कौशल की सीमा उपयोगकर्ता की कल्पना पर निर्भर करती है। हथियार महारत। ये कौशल उपयोगकर्ता को उपयोगकर्ता द्वारा रखे गए किसी भी हथियार पर ज्ञान और तत्काल महारत देता है। हथियार महारत किसी भी हथियार की शक्ति को 10% तक बढ़ा देती है। साइलेंस माइंड। एक विशेष प्रकार का कौशल जो उपयोगकर्ता को युद्ध के मैदान में अपने दिमाग को शांत रखने में मदद करता है। लड़ाई के दौरान मेजबान हर समय सतर्क रहेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या तुमने वो मंत्र इस्तेमाल किया? जूलिया ने चांद की ओर देखते हुए पूछा। उसके पीछे खड़े होकर वॉटसन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैंने इस गोले का उपयोग ये जांचने के लिए किया कि क्या युवा स्वामी वास्तव में किसी मन नियंत्रण जादू के प्रभाव में है। परिणाम हमारी अपेक्षा के विपरीत है। कोई भी युवा स्वामी को नियंत्रित नहीं कर रहा है। सांस। वाटसन, आज आदित्य के साथ बातचीत के बाद क्या तुम्हें लगता है कि वह बदल गया है? जूलिया ने कई बार अपनी किस्मत को कोसा है। एक ऐसे आदमी से शादी करना जो खेती भी नहीं करता, और इससे भी बुरी बात यह है कि वो शराब का आदी था। अगर आदित्य वाकई बदल सकता है तो ये सबसे अच्छा होगा। वॉटसन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो चुप रहा, जिससे पता चलता है कि वो गहराई से सोच रहा था। करीब 5 मिनट की चुप्पी के बाद वॉटसन ने आखिरकार जवाब दिया। आज की हमारी बातचीत के बाद ये स्पष्ट था कि युवा स्वामी इस राज्य की स्थिति के बारे में बहुत चिंतित थे। जब मैंने उन्हें कुलीनों के भ्रष्टाचार के बारे में बताया तो वे वास्तव में क्रोधित दिखे। मुझे विश्वास है कि युवा स्वामी बदल गए हैं। इस बदलाव से सौभाग्य आएगा या नहीं, इस बारे में मैं भी निश्चित नहीं हूं। अच्छा, ऐसा है वाटसन, हम उस पर नजर रखना जारी रखेंगे। जब भी उसे तुम्हारी मदद की जरूरत हो, तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसकी मदद करना। मैं समझता हूं महोदया, लेकिन महोदया, आप कब तक अपनी पहचान छिपाने की योजना बना रही हैं? वॉटसन को लगा कि अब जब युवा मास्टर एक बेहतर व्यक्ति में बदलने के संकेत दे रहा है, तो बेहतर होगा कि युवती की पहचान उजागर कर दी जाए। अभी मैं उसे देखूंगी, सिर्फ इसलिए कि मेरे माता पिता ने मेरी शादी आदित्य से कराने का फैसला किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे मन में उसके लिए भावनाएं हैं। अगले दिन आदित्य, जूलिया और वॉटसन ने साथ में नाश्ता किया। खाने के बाद आदित्य ने स्नान किया। पूरा महल खाली था। वहां सिर्फ जूलिया, वॉटसन और आदित्य थे। महल में घूमते हुए आदित्य ने देखा कि महल के कुछ हिस्से टूटे हुए थे या टूटने वाले थे। महल बहुत पुराना था और उसे मरम्मत की सख्त जरूरत थी। क्या आप तैयार हैं युवा गुरु? वॉटसन ने पूछा। वर्तमान में वॉटसन ने साधारण कपड़े पहने हुए थे, जिससे वो एक आम आदमी की तरह दिख रहा था। यह आदित्य ही था जिसने वॉटसन को अपनी असली पहचान छिपाने और भेष बदलने के लिए कहा था। फिलहाल आदित्य किसी को भी अपने हाल ही में जागे हुए वंश के बारे में नहीं बताना चाहता था। इसलिए आज आदित्य और वॉटसन अलग अलग पहचान का उपयोग कर रहे थे। अंकल जैक, मुझे इसहाक कहो। हम राजा द्वारा कर वसूलने के लिए भेजे गए पहरेदार हैं। वॉटसन ने अजीब भाव से सिर हिलाया। वॉटसन को किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाने में सहजता नहीं थी जिसे वो वर्षों से यंग मास्टर कहता आ रहा था। युवा मालिक, क्या कोई विशेष कारण है कि आपने अपनी पहचान छिपाई? चलते समय वॉटसन ने उत्सुकता से पूछा। वॉटसन, अगर मैं रईसों को चौंकाना चाहता हूं, तो मैं अपनी पहचान किसी को नहीं बता सकता। उनके लिए मैं अभी भी शराब का आदी हूं। अगर मैं उन्हें अपने कदम के बारे में बता दूं, तो वे सतर्क हो जाएंगे और शायद सबसे बुरा काम करेंगे, यानी इस राज्य की सारी दौलत लेकर दूसरे राज्य में भाग जाएंगे। मैं समझ गया युवा स्वामी। सड़कों पर चलते हुए आदित्य को एक बार फिर एहसास हुआ कि इस शहर की हालत कितनी खराब है। ये शहर इस राज्य की राजधानी होने वाला था, लेकिन इस शहर की हालत एक गांव से भी बदतर थी। सड़कें ठीक से नहीं बनी थीं। खुले में कूड़ा फेंका जाता था। जंगली कुत्ते और बिल्लियां हर जगह घूम रहे थे। सड़कों के किनारे भिखारी लेटे हुए थे। घरों का निर्माण घटिया था। कुछ मिट्टी के घर ऐसे दिखते थे जैसे वे किसी भी पल गिर जाएंगे। अमीर व्यापारियों के लिए माल ढोने वाले दास थे। शराबी आदमी चलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। शहर में 10 मिनट तक घूमने और देखने के बाद एक सामान्य व्यक्ति भी बता सकता है कि उसका शहर योजनाबद्ध नहीं था। पिछले राजा को इस शहर की स्वच्छता और साफ सफाई पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। गुरुजी, हम यहाँ हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। दस्तक। सुबह सुबह हमें कौन परेशान कर रहा है? एक बूढ़े आदमी की गुस्से भरी आवाज सुनकर वॉटसन और आदित्य ने एक दूसरे की तरफ देखा। खांसी। गला साफ करने के बाद आदित्य ने पूरी कोशिश की कि उसके स्वर में गुस्सा न दिखे। सर, हम आपका सामान लेकर पड़ोसी शहर से आए हैं। तुम लोग जल्दी आ गए। रुको, मैं 1 सेकंड में वहां पहुंच जाऊंगा। वॉटसन अवाक रह गया। वो काम पर जाने के लिए इस तरह का सस्ता झूठ नहीं बोल रहा था।
क्लिक करें। लोहे से बने दरवाजे को खोलते ही आदित्य के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो वॉटसन से छोटा होने के बावजूद उससे बड़ा लग रहा था। बूढ़ा आदमी एक लकड़ी की छड़ी से अपने शरीर को सहारा दे रहा था। वह महंगा दिखने वाला किमोनो पहने हुए लग रहा था। उसने गले में सोने की मोटी चेन और बाएं हाथ में सोने का कंगन पहना हुआ था। तुम कौन हो? मैं तुम दोनों को पहचान नहीं पा रहा हूं। बूढ़ा आदमी जो नॉलर परिवार का मुखिया भी था, आदित्य और वॉटसन के चेहरों को देखते हुए बोला। न तो आदित्य और न ही वॉटसन ने कुछ कहा। आदित्य पहले से ही नॉलर परिवार पर गुस्सा था, जबकि वॉटसन इस बूढ़े आदमी के रवैये को देखकर नाराज हो रहा था, चाहे उसकी महिला आदित्य को पसंद करती हो या नहीं, क्योंकि आदित्य अनुबंध के अनुसार लेडी जूलिया का पति था। वॉटसन हमेशा आदित्य की सेवा ऐसे करता था जैसे वह अपने सच्चे मालिक की सेवा कर रहा हो। किसी को अपने मालिक का अनादर करते देख वॉटसन अपने उबाल के बिंदु पर पहुंच जाता था। हमारे प्रभु ने हमें यहां आपके लिए 25 महीने का कर चुकाने के लिए भेजा है। आदित्य की बातें सुनकर उनकी अपेक्षा के विपरीत सैम नाम का बूढ़ा व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा। हा, तुम्हारा मतलब है वो कूड़ा जो हर दिन शराब पीता है। वॉटसन ने ये शब्द सुनकर भौहें सिकोड़ ली, जबकि आदित्य आखिरकार अपनी आंखों से ये सब देख सकता था। नॉलर परिवार जैसा छोटा व्यापारी भी आदित्य से नहीं डरता था, तो रईस उसकी बात क्यों मानते? तुम्हें पता है, मैं उसके महल पर कब्जा करने के बारे में सोच रहा था। मैंने जो भाड़े के सैनिक रखे हैं, उनके साथ उस कूड़े के महल पर कब्जा करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है कि तुम दोनों को मेरे लिए काम करना शुरू कर देना चाहिए। मैं तुम्हें दुगनी रकम दूंगा। क्यों तुम? वॉटसन सैम पर हमला करने वाला था, लेकिन आदित्य ने मुस्कुराकर उसे रोक दिया। सर, मुझे आपके प्रस्ताव में वाकई दिलचस्पी है। क्यों न हम इस बारे में उस गली में और बात करें? चेहरे पर मासूम मुस्कान लिए आदित्य और सैम दोनों सुनसान गली में चले गए। आह, बंद करो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। एड्स बाय पब फ्यूचर। मेरे बाल नहीं, आह, मेरी पैंट नहीं, आह, रुको, आह। कुछ ही देर बाद चीख पुकार की आवाज से आस पड़ोस के सभी लोग जाग गए। अगले 5 मिनट तक चीख पुकार जारी रही। आसपास के सभी लोगों ने अपनी खिड़कियां खोल ली और बहुत परेशान दिखे। अरे, इतनी सुबह सुबह क्या हो रहा है? कौन चिल्ला रहा है? कोई ये चीखने की आवाज बंद करो। मेरी किस्मत खराब है, मैं बिल्कुल भी सो नहीं सकता। वाटसन ने देखा कि लोग कितने गुस्से में थे, इसलिए वो थोड़ा चिंतित हो गया। चीखने की आवाजों ने नॉलर परिवार के 2 बेटों को भी परेशान कर दिया। कौन कुत्ते की तरह चिल्ला रहा है? कौन कमीना मेरी नींद खराब करने की हिम्मत करेगा? नोलो परिवार के दोनों बेटे गुस्से से भरे चेहरे के साथ घर से बाहर निकले। नोलो परिवार के दोनों बेटे अपने पिता की तरह ही महंगे किमोनो और सोने की अंगूठियां और चेन पहने हुए थे। 1 मिनट बाद चीखने की आवाजें अंततः बंद हो गईं। अरे, आप कौन हैं? नॉलर परिवार के सबसे बड़े बेटे स्पेंसर ने वॉटसन से पूछा जब उसने उनके घर के सामने एक अजनबी को खड़ा देखा। इससे पहले कि मैं जवाब दूं, मुझे लगता है कि तुम दोनों को उस व्यक्ति को देखना चाहिए जिसे तुम दोनों ने कुतिया कहा था। जैसे ही वॉटसन के शब्द समाप्त हुए, सड़े हुए आम की तरह सैम अपने दोनों बेटों के सामने गिर पड़ा। टकराना, खांसी। जब धूल जम गई, तो स्पेंसर और रॉबर्ट दोनों ने देखा कि उनके सामने एक बूढ़ा आदमी पड़ा है, जिसने सिर्फ सफेद गंदे अंडरवियर पहने हुए थे। बूढ़े आदमी का सिर खून की बूंदों से ढका हुआ था, उसका पूरा चेहरा सूजा हुआ था और उसकी दोनों आंखों के सामने बड़े बड़े काले घेरे थे, लगभग पांडा की तरह। उसके हाथों और कंधों पर चोट के निशान थे। बूढ़े आदमी के कपड़े फटे हुए थे। ये सिर्फ आदित्य की दया थी कि उसने बूढ़े आदमी को उसके गंदे अंडरवियर के साथ जाने दिया। आदित्य ने सैम को पीट पीट कर ऐसा कर दिया था कि उसे पहचानना मुश्किल था। कौन अजीब जानवर है? मुझे इस जानवर से दूर रहना चाहिए, नहीं तो मुझे कोई अज्ञात बीमारी लग सकती है। नॉलर परिवार का सबसे छोटा बेटा रॉबर्ट अपने चेहरे पर घृणा भरी नजर लिए पीछे हट गया। वो एक बंदर की तरह दिखता है जिसके बाल हटा दिए गए हों। हा। सैम के अपने 2 बेटों द्वारा अपने पिता को पैसा और अजीब जानवर कहने की बात सुनकर आदित्य लगभग गिर पड़ा। यहां तक कि वॉटसन भी अपना शांत चेहरा बनाए रखने के लिए मास्क पहने हुए था। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, जो उसकी हंसी को रोकने के संघर्ष को दर्शा रहा था। तुम मूर्खों, ध्यान से देखो, वो कुतिया तुम्हारा बाप है। स्पेंसर और रॉबर्ट दोनों ने भ्रमित नजरों से देखा और फिर उस बूढ़े आदमी के चेहरे को ध्यान से देखा जिसे पीट पीट कर एक अपरिचित आकार में बदल दिया गया था। हालांकि सैम का चेहरा बदल गया था, लेकिन करीब से देखने के बाद रॉबर्ट और स्पेंसर दोनों को एहसास हुआ कि यह बूढ़ा आदमी कौन था। पिताजी, आपको क्या हुआ? पिताजी, कृपया अपनी आंखें खोलिए। रॉबर्ट और स्पेंसर दोनों ने घुटनों के बल बैठकर अपने पिता की हालत देखी।
गार्ड्स, रॉबर्ट की गुस्से भरी चीख सुनकर सभी भाड़े के सैनिक अपनी हवेली से बाहर आ गए। 10 सेकंड के अंदर 20 भाड़े के सैनिकों ने वॉटसन और आदित्य को घेर लिया। स्पेंसर ने आदित्य की ओर ठंडे मन से देखा। उसे मत मारो, मैं भीड़ के सामने इस आदमी को खुद यातना दूंगा। मैं आज की शर्म को उसके खून से धो दूंगा। सभी भाड़े के सैनिकों ने काले कपड़े पहने हुए थे और अपने चेहरे काले नकाब से ढके हुए थे। 20 भाड़े के सैनिकों से घिरे होने के बावजूद वॉटसन और आदित्य दोनों ने कोई परेशानी नहीं दिखाई। इसहाक, क्या मुझे उन्हें मार देना चाहिए? नहीं दादाजी, आप शांत रहें। मैं इन कीड़ों से निपट लूंगा। आभा से यह स्पष्ट था कि भाड़े के सैनिकों की ताकत प्रथम श्रेणी से अधिक नहीं थी। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमें कम आंकने की। सभी लोग हमला करें। आदित्य को उम्मीद थी कि वह किसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी से लड़ेगा, लेकिन यहां वो कुछ निम्न स्तर के भाड़े के सैनिकों से लड़ने में फंस गया। जो भी हो, मेरे लिए मुफ्त अनुभव अंक। स्वूश। वॉटसन, स्पेंसर, रॉबर्ट और सैम जो अभी अभी होश में आए थे, सभी ने पाया कि आदित्य अपनी जगह से गायब हो गया है। जब आदित्य चलता है तो उसके आसपास की तेज रफ्तार भी चलती हुई नजर आती है। उसकी तेजी देखकर सभी चौंक गए। 2 सेकंड भी नहीं बीते थे कि हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। तलवार हाथ में थामे आदित्य ने भाड़े के सैनिकों से कहीं ज्यादा तेजी से चलना शुरू किया। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उनके सिर धड़ से अलग हो गए। डिंग, होस्ट का लेवल ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े 1 अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिले हैं। डिंग, होस्ट का लेवल ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े 1 अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिले हैं। डिंग, होस्ट का लेवल ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े 1 अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिले हैं। डिंग, होस्ट का लेवल ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े 1 अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिले हैं। डिंग, होस्ट का स्तर ऊपर हो गया है। क्या हो रहा है? एक एक करके सभी 19 भाड़े के सैनिकों के सिर जमीन पर गिर गए। सिर्फ भाड़े के सैनिकों का नेता ही जिंदा बचा था, लेकिन अपने मातहतों की लाशें देखकर उसकी रूह कांप उठी। मैंने उन्हें बस एक त्वरित मौत दे दी। आदित्य नेता के पीछे से ऐसे प्रकट हुआ जैसे कोई भूत हवा से प्रकट हुआ हो। जब नेता ने मुड़कर देखा तो उसका पूरा शरीर डर से कांप उठा। आदित्य ने नेता का सिर पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। प्लीज प्लीज छोड़ो, मुझे जाने दो। नेता ने आदित्य की पकड़ से खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष किया। आदित्य ने भाड़े के सैनिक के नेता की परवाह किए बिना पिता और 2 बेटों की तिकड़ी को देखा। आप लोग पिछले 25 महीनों से कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। क्या आपके नौलोर परिवार ने वास्तव में सोचा था कि हमारे स्वामी इस बारे में भूल गए हैं? चूंकि आज हमारे स्वामी ने हमें यहां आने का आदेश दिया है, इसलिए मुझे ब्याज के साथ कर भी मिलेगा। उग्र ज्वाला। सैम, स्पेंसर और रॉबर्ट सभी नौलोर परिवार के सदस्यों की आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि उनके पूरे शरीर हिंसक रूप से कांपने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि लाल ज्वाला उनके नेता को घेर रही थी और उसे जिंदा जला रही थी। आहे! नेता की चीख हर किसी की रूह कांपने के लिए काफी थी। जब आग की लपटें उसके शरीर को जलाने लगी, तो उसने खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष किया। सैकड़ों सालों के अनुभव वाले वॉटसन को भी यकीन नहीं हुआ कि वह अपनी आंखों के सामने क्या देख रहा है। इस समय सभी लोग डरे हुए थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि राजा द्वारा भेजा गया आदमी उनसे कर वसूलने के लिए इतनी दूर जाएगा। यह पागलपन भरी घटना जल्द ही पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। 1 मिनट तक जलने के बाद आदित्य ने नेता के शरीर को ऐसे फेंक दिया जैसे कचरा फेंका जा रहा हो। उसके बाद आदित्य ठंडे दिमाग से नोर्ला परिवार के पास पहुंचा और उनके सामने झुक गया। तुम लोगों ने 25 महीनों तक टैक्स नहीं चुकाया। क्या नौला परिवार ने वाकई सोचा था कि राजा तुम लोगों को इस बड़े अपराध के लिए छोड़ देगा? जब मैंने टैक्स मांगा तो तुमने मेरा और मेरे राजा का अपमान किया। तुम तो राजा के दाहिने हाथ के आदमी पर भाड़े के सैनिकों के साथ हमला करने तक चले गए। अब तुम्हें क्या लगता है कि राजा तुम तीनों को क्या सजा देगा? उन राक्षसी आंखों को देखते हुए, जो लाल गर्म लौ को दर्शाती हैं, जिसने उनकी आंखों के सामने किसी को जिंदा जला दिया, नौला परिवार के लोग कांपना बंद नहीं कर सके। कृपया कृपया सर, जो भी चाहिए ले लीजिए। कृपया हमें छोड़ दीजिए। कृपया मेरे स्वामी। सैम आखिरकार एक आम आदमी था। इस तरह का दृश्य उसके लिए बहुत क्रूर था। वह और उसके बेटे मौत से डरते थे। यह देखने के बाद कि आदित्य ने उनके सामने सभी को कितनी बेरहमी से मार डाला, सैम और उसके बेटों में अब और विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। डर ने उनके दिलों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। सैम की बातें सुनकर आदित्य मन ही मन मुस्कुराया। आदित्य ने पहले ही अपनी सफलता प्राप्त कर ली थी।
25 महीनों तक कर न चुकाने, राजा का अपमान करने और राजा के दाहिने हाथ पर भाड़े के सैनिकों के साथ हमला करने की हिम्मत करने के लिए नौला परिवार को सार्वजनिक रूप से मार दिया जाएगा ताकि इस शहर में रहने वाले हर व्यक्ति को सबक मिले। इसके अलावा नौला परिवार से संबंधित सभी व्यवसाय, धन और संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। आदित्य की बातें सुनकर सैम का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। लालच ने उसे अंधा कर दिया था। अगर उसने टैक्स चुकाया होता तो उसे और उसके परिवार को कुछ नहीं होता। आदित्य की घोषणा से हर व्यापारी और दुकान मालिक डर गया। खबर पूरे शहर में फैल गई। वे सभी व्यापारी जो सालों से अपना टैक्स नहीं भर रहे थे, वे ब्याज सहित सारा टैक्स भरने के लिए दौड़ पड़े। नौला परिवार के साथ जो हुआ, उसने शहर के हर छोटे बड़े व्यापारी को डरा दिया था। कई लोगों ने इस शहर से भागने की कोशिश भी की, लेकिन सौभाग्य से यहां आने से पहले ही आदित्य ने वाटसन को आदेश दे दिया था कि वह 100 सैनिकों की रक्षा करने का आदेश दे और किसी भी व्यापारी को शहर से भागने न दे। 2 घंटे बाद जनता के सामने नोर्लर और उसके बेटे को मार दिया गया। इस पूरी घटना ने इस शहर के लोगों पर गहरा असर छोड़ा है। एजोर शहर का पिछला राजा भी इतना क्रूर नहीं था कि किसी को सार्वजनिक रूप से मौत की सजा दे सके। आज की घटना के बाद हर किसी के दिल में डर बैठ जाएगा। लोग, व्यापारी, दुकानदार, हर कोई डर में जिएगा। यही डर उन्हें समय पर टैक्स भरने के लिए प्रेरित करेगा। तुमने सुना, अजूर शहर के सबसे बड़े व्यापारी घराने को हमारे नए राजा ने सार्वजनिक रूप से मार डाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शराब का आदी व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकता है। ये सच है। मैंने अभी अभी सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा देखी है। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, बेहतर होगा कि तुम सारे कर ब्याज सहित चुकाओ, नहीं तो कौन जाने राजा का दाहिना हाथ कब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे दे। हाँ, मुझे लगता है, मैंने सुना है कि सिटी गेट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। एक घर की छत पर खड़े होकर वॉटसन और आदित्य ने जनता की प्रतिक्रिया देखी। युवा मालिक, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? अन्य बार के विपरीत इस बार वॉटसन की आंखों में आदित्य के लिए प्रशंसा और सम्मान था। जारी रखें, आपने जानबूझकर भाड़े के सैनिकों को क्रूर मौत दी और नौला परिवार को सार्वजनिक रूप से मौत के घाट उतार दिया। आपने ये सब किसी कारण से किया, है ना? चूंकि आप ये पूछ रहे हैं, तो आपको पहले से ही इसका उत्तर पता होना चाहिए। आदित्य ने रहस्यमय मुस्कान के साथ वाटसन की ओर देखा। तुम लोगों के दिलों में डर पैदा करना चाहते थे। तुम्हें पता था कि तुम लोगों के बीच राजा के तौर पर अपनी इज्जत खो चुके हो, इसलिए क्रूर मौत देकर तुमने लोगों के दिलों में डर और दहशत पैदा कर दी। तुमने नौला के परिवार की मौत के जरिए दूसरे दुकानदारों और व्यापारियों को अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स भरने का संदेश भी दिया। ये तुम्हारी तरफ से पूरी तरह से एक शानदार कदम था। आदित्य मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। कभी कभी राजा को अपने राज्य से वायरस को खत्म करने के लिए अंधेरे की तलवार का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने सभी को एक संदेश देने के लिए क्रूरता का इस्तेमाल किया। ये संदेश केवल लोगों के लिए ही नहीं बल्कि शहर में छिपे अपराधियों और ठगों के लिए भी था। यदि आपको यह अध्याय पसंद आया है तो इस उपन्यास को पावर स्टोन से समर्थन दें। शाम हो चुकी थी। दक्षिण से हल्की हवा चलने से आसमान हल्का लाल हो गया था। बगीचे में, जो अब खाली मैदान बन चुका था, बैठा आदित्य रिपोर्ट पढ़ रहा था। तभी जूलिया चाय और कुछ नाश्ता लेकर आए। मास्टर जी, मैंने आपकी चाय खरीद ली है। आदित्य ने हैरानी से सिर हिलाया। बजट रिपोर्ट पढ़ते हुए वो खोया हुआ लग रहा था। वो पूरी तरह बदल गया है। जूलिया 2 साल तक अपने पति के साथ नौकरानी बनकर रही है। वो आदित्य की पिछली आदतों को किसी से भी बेहतर जानती थी। आदित्य एक ऐसा व्यक्ति था जिसका पूरा जीवन शराब और वाइन पर निर्भर था। यहाँ रहने के अपने 2 सालों में उसने कभी भी आदित्य, पूर्व ड्रैगन राजकुमार को कैसल गार्डन में आते नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य, जिसे हर कोई जानता था और घृणा करता था, वह चला गया था। उसके सामने भूतपूर्व ड्रैगन राजकुमार एक नया व्यक्ति है। कल रात जूलिया ने मान लिया कि आदित्य ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे ड्रिंक्स के लिए बजट चाहिए था। लेकिन दिन भर में उसने जो कुछ भी किया, उसके बाद जूलिया को यह स्वीकार करना पड़ा कि आदित्य अब एक बदला हुआ इंसान है। महल में वापस आकर आदित्य ने वॉटसन को आदेश दिया कि वह अपने कमरे में रखी सारी शराब और शराब की बोतलें बेच दे। शराब की लत से ग्रस्त व्यक्ति के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। सब कुछ एक मीठे सपने जैसा लगता है। ऐसी दुनिया में जहां आदित्य एक मेहनती राजा है जो इस देश के लिए सबसे अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। अगर आदित्य हमेशा के लिए वहां रह सकता है तो मुझे उसकी पत्नी होने और हर समय उसके साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं है। उसकी पत्नी होने के बारे में सोचते हुए जूलिया आदित्य की ओर देखे बिना नहीं रह सकी, जो रिपोर्ट पढ़ने में ध्यान केंद्रित कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ? जूलिया को भी नहीं पता था कि वह क्या सोच रही थी,
लेकिन अब जब मैंने गौर से देखा तो आदित्य वाकई बहुत खूबसूरत है। इससे पहले जूलिया आदित्य से इतनी घिन करती थी कि वह कभी उसके चेहरे पर ठीक से नजर नहीं डालती थी। लगभग 99% समय आदित्य नशे में और बेहोश रहता था। शायद अब आदित्य बदलने लगा है, इसलिए अब वो मुझे पहले जैसा घिनौना नहीं लगता। जूलिया अपने विचारों में इतनी खोई हुई थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि चाय बह रही है। जूलिया रुको, आदित्य के शब्दों ने कुंवारी युवती को वास्तविकता में वापस ला दिया, जहां उसे पता चला कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। अरे नहीं, मास्टर, मैं माफी मांगती हूँ। मैं अपने विचारों में इतनी खोई हुई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि चाय कब मेज पर गिर गई। जूलिया ने जल्दी से अपना सिर झुकाया और माफी मांगी। यह 1 साल में उसकी पहली गलती थी। यहाँ 2 साल तक नौकरानी के तौर पर काम करने के बाद जूलिया अब एक पेशेवर नौकरानी बन गई थी। वो बहुत कम ही कोई गलती करती थी। चिंता मत करो, सब ठीक है, आदित्य ने जवाब दिया और देखा कि कहीं कोई चाय कागजों पर तो नहीं गिर गई। मैं यह मेज साफ कर दूंगा। जूलिया जाने ही वाली थी, लेकिन उसके मालिक के शब्दों ने उसे रोक दिया। कोई बात नहीं, आप बाद में टेबल साफ कर सकते हैं। अभी के लिए क्यों ना आप मेरे साथ बैठकर एक कप चाय पी लें। आदित्य ने पहले ही सभी बजट रिपोर्ट पढ़ ली थी। आमतौर पर इतनी सारी रिपोर्ट पढ़ने में कम से कम 3 से 5 दिन लगते, लेकिन तुरंत सीखने के अपने जन्मजात कौशल के साथ आदित्य की पढ़ने और प्रोसेसिंग की गति बहुत बढ़ गई है। कुछ देर की हिचकिचाहट के बाद जूलिया आदित्य के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। जूलिया ने फिर अपने मालिक और खुद के लिए एक और कप चाय डाली। जूलिया चाय बना रही थी, तभी आदित्य को अचानक अतीत की कोई बात याद आ गई। पता है, जब तुमने नौकरानी के तौर पर काम करना शुरू किया था, मुझे याद है कि तुम बहुत सारी गलतियां करती थी। तुम सबसे आसान काम भी बिना गलतियां किए नहीं कर पाती थी। मास्टर, कृपया मेरी पिछली गलतियों का जिक्र न करें। जूलिया को अपनी पिछली गलतियों को याद करके शर्मिंदगी महसूस हुई। जूलिया इस महाद्वीप के सबसे बड़े कुलीन घराने की राजकुमारी थी। यहाँ आने से पहले जूलिया ने एक राजकुमारी की तरह जीवन जिया था। जब वह अचानक नौकरानी बन गई, तो जूलिया में अन्य नौकरानियों की तुलना में बहुत सारी गलतियां थीं। अगर वॉटसन ने उसे नहीं ढंग रखा होता, तो उसे बाहर निकाल दिया जाता। मास्टर की कसम, आज तुमने कितना टैक्स जमा किया? सच में, जूलिया ये जानकर बहुत प्रभावित हुई कि आज इसहाक ने क्या किया। ये देखकर कि आदित्य किस तरह अपना काम कर रहा था, जूलिया को लगा कि उसके मालिक, जो उसके पति भी हैं, बहुत जल्द ही सत्ता में आ जाएंगे। टैक्स शब्द सुनते ही युवा राजा के चेहरे पर एक खुश और मासूम मुस्कान आ गई। आपको यकीन नहीं होगा कि हमने सिर्फ 5 घंटे में कितने सिक्के जमा कर लिए हैं। सबसे पहले नौला परिवार की सारी संपत्ति जब्त करके हम लगभग 100 शाही सोने के सिक्के कमाने में कामयाब रहे। सैम की सार्वजनिक फांसी ने वाकई दूसरों के दिलों में डर पैदा कर दिया। ये योजना चुंबक की तरह काम करती है। दूसरों को बताए बिना ही शहर के सभी व्यापारियों और दुकान मालिकों ने करों से अपने कर्ज चुका दिए हैं। अब हमारे पास 306 से ज्यादा शाही सोने के सिक्के हैं। ये डैडी अब अमीर हो गया है। अब मेरे पास अपने राज्य के लिए नई योजनाएं शुरू करने के लिए पर्याप्त पूंजी है। जूलिया ये देखकर हैरान रह गई कि जब आदित्य ने अपने हाथ में सफेद सोने का सिक्का पकड़ा तो उसकी आंखों में कितनी मासूमियत से चमक आ गई। मैंने वॉटसन को सभी सैनिकों और तुम्हारे बकाया वेतन का भुगतान करने के लिए 6 शाही सोने के सिक्के दिए हैं। मैंने उसे बाकी पैसे महल के लिए दैनिक जरूरत की चीजें खरीदने में इस्तेमाल करने का आदेश दिया है, और 5 नई नौकरानियां और 2 रसोइये भी रखने को कहा है। इससे तुम्हारे कंधों का बोझ कम हो जाएगा। जूलिया ये जानकर भावुक हो गई कि आदित्य उसके बारे में इतनी गहराई से सोचता है। मैंने उनसे ये भी कहा है कि वे कुछ युवा और मजबूत गुलाम खरीदें जिनमें और अधिक ताकतवर बनने की क्षमता हो। लेकिन मालिक, गुलाम क्यों खरीदें? कुछ राज्यों को छोड़कर इस महाद्वीप पर लगभग हर राज्य में गुलामों का व्यापार होता था। जूलिया को समझ में नहीं आया कि उन्हें गुलामों की क्या जरूरत है। जूलिया, मैं इस पूरे राज्य का निर्माण शुरू से ही कर रहा हूँ। मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे और वॉटसन के अलावा हमारे पास वास्तव में कोई शक्तिशाली योद्धा नहीं है, और राजा होने के नाते मैं हमेशा हर जगह नहीं जा सकता। इसलिए मैं कुछ संभावित गुलामों को खरीदने और उन्हें हमारे राज्य का मुख्य हिस्सा बनने के लिए प्रशिक्षित करने की योजना बना रहा हूँ। हालांकि मुझे एहसास है कि गुलामों को प्रशिक्षित करने में कुछ समय लगेगा। इसे भविष्य के लिए एक निवेश के रूप में देखें। जूलिया मदद नहीं कर सकती, लेकिन आदित्य की सोच से प्रभावित है। जितना ज्यादा वह आदित्य की बातें सुनती, उतना ही वह अपने मालिक से प्यार करने लगती। अनजाने में ही वह भविष्य की ओर देखने लगी थी, जहां आदित्य अपना साम्राज्य खड़ा करेगा। जब मालिक और नौकरानी दोनों चाय का आनंद ले रहे थे, तो नौकरानी, जो कि मालिक की पत्नी थी, के मन में अचानक एक सवाल आया। मास्टर, क्या आप 7 परियों में से एक के बारे में जानते हैं, जिसे कीमिया की देवी भी कहा जाता है?
जूलिया को अपनी पत्नियों में से एक का जिक्र करते हुए सुनकर आदित्य ने अनजाने में अपनी पीठ सीधी कर ली। मैं उसे जानता हूं, लेकिन मुझे उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने का सौभाग्य कभी नहीं मिला। आदित्य ने एकाकी दृष्टि से आकाश की ओर देखते हुए उत्तर दिया। हालांकि उन्होंने उत्तर दिया, लेकिन उस समय न तो उन्हें पता था और न ही किसी को कि कीमिया की देवी क्या सोच रही थी। जल्द ही वॉटसन 7 गुलामों के साथ वापस लौटा, जो आदित्य द्वारा चाहे गए गुलामों से थोड़े अलग थे। पुराने और जंग लगे सिंहासन पर बैठे आदित्य ने आह भरी और उन गुलामों को देखा जिन्हें उसके बटलर वॉटसन ने उसके लिए खरीदा था। वॉटसन, वे कौन है? मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास इसका कोई तार्किक कारण होगा। वॉटसन ने अपना सिर हिलाया और समझाना शुरू किया। युवा स्वामी, मैं समझता हूं कि आप दास क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि उन्हें यहां लाना मेरे लिए सबसे अच्छा विकल्प था। आदित्य ने वॉटसन की बात को बीच में नहीं रोका और उसे अपनी बात पूरी करने दी। जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे, उनका मन हृदय अपंग था। यहाँ सभी लोग शारीरिक साधक हैं जिन्हें बाह्य साधना उपयोगकर्ता भी कहा जाता है। अपने अपंग मन हृदय के साथ भी उनके शरीर प्रथम श्रेणी के योद्धाओं की तरह मजबूत है। जब तक हम उनके अपंग मन हृदय को ठीक करते हैं, वे सभी अंततः अपनी पूर्व द्वितीय श्रेणी की शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेंगे। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति में कम से कम चौथे क्रम तक पहुंचने की क्षमता है। आदित्य ने अपना माथा रगड़ते हुए आह भरी। वॉटसन, समस्या यह है कि हम उनके अपंग मन हृदय को कैसे ठीक करेंगे। इस पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता कि अपंग मन हृदय को कैसे ठीक किया जाए। मास्टर, मुझे लगता है कि आप एक खास व्यक्ति के बारे में भूल रहे हैं। भले ही एक अपंग मन हृदय को ठीक करना हर किसी के लिए असंभव हो, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा प्राणी है जो असंभव को संभव कर सकता है। ठीक है, वो व्यक्ति कौन है और हमें इस दुनिया में इस व्यक्ति को कैसे खोजना चाहिए? इस बिंदु पर आदित्य ने सोचना बंद कर दिया था और अपना दिमाग बंद कर लिया था। उसने वॉटसन को सब कुछ करने दिया। जवाब देने से पहले वॉटसन ने पीछे खड़े 7 गुलामों की तरफ देखा। आप सभी बाहर जाकर ट्रेनिंग ग्राउंड में आराम कर सकते हैं। गुलामों ने सिर हिलाया और बिना कोई आवाज किए कमरे से बाहर चले गए। मास्टर जी, दरअसल वो मास्टर जी इसी शहर में रहते हैं। सचमुच? कहाँ? आदित्य उत्साहित हो गया। वो कहाँ रहती है? ये बताने से पहले मैं आपको उसके बारे में बता दूं। वो व्यक्ति कीमियागिरी में बहुत प्रतिभाशाली है। 12 साल की उम्र में वो व्यक्ति कीमियागिरी के ग्रैंडमास्टर को भी हराने में कामयाब रहा। उस व्यक्ति की कीमियागिरी की प्रतिभा इस पूरी दुनिया में बेजोड़ कही जाती है। 15 साल की उम्र में वो एक किंवदंती बन गई। उसका नाम इस ग्रह के हर महाद्वीप पर दूर दूर तक फैल गया। आदित्य के चेहरे पर उत्साह का भाव गायब हो गया, क्योंकि उसके शब्दों से उसे पहले से ही पता था कि यह व्यक्ति कौन है। अचानक दरवाजा खुला और जूलिया कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा हमेशा की तरह बिल्कुल अलग था। उस व्यक्ति को कीमिया की देवी के रूप में जाना जाता है और उसका नाम है _ अधिक अध्यायों के लिए वोट करें। अचानक दरवाजा खुला और जूलिया कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा हमेशा की तरह बिल्कुल अलग था। उस व्यक्ति को कीमिया की देवी के रूप में जाना जाता है और उसका नाम जूलिया ओनार्ड है। मौन। एक पल के लिए न तो आदित्य और न ही वॉटसन कुछ बोले। आदित्य अपनी आंखों के सामने खड़ी उस आकृति को देखता रहा। उसके सामने खड़ी उस महिला का वर्णन हजारों तरह से किया जा सकता था। उसे देखकर आदित्य यह नहीं बता सकता था कि उसका दिल कितना स्तब्ध था। आदित्य के सामने खड़ी महिला ने अभी भी नौकरानी की वर्दी पहनी हुई थी, जो उसने नौकरानी का भेष धारण करते समय पहनी थी। अब जब वह अपना चेहरा छिपाने के लिए मेकअप का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, तो आदित्य आखिरकार डाइंग आयल महाद्वीप की सबसे खूबसूरत महिला का चेहरा देख पाया। वो वही महिला थी जो उसकी पत्नी थी। उसके लंबे बैंगनी बाल थे जो उसकी कमर तक पहुंचते थे। उसके बाल हमेशा 2 गंदे निचले पिगटेल में बंधे होते थे और उसकी चमकदार बैंगनी आंखों और आकर्षक चेहरे के ठीक ऊपर एक चौकोर फ्रिंज लटकता था। चमकती बैंगनी आंखें आदित्य की प्रतिक्रिया को एक मनोरंजक मुस्कान के साथ देखती थीं, जो उसकी सुंदरता को और बढ़ा देती थी। वह अपनी पतली काया के बावजूद आकर्षक ढंग से खड़ी है। उसके बारे में कुछ दिलचस्प है। शायद यह उसका संयम है, या शायद ये बस उसकी संगति है। उन चमकदार बैंगनी आंखों को देखकर युवा ड्रैगन खुद को उसके आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ पाया। उसकी सुंदरता युद्धों को जन्म देने के लिए पर्याप्त है। जब उसने अपनी नजर उस पर डाली तो उसकी पिछली दुनिया की सभी मॉडल और अभिनेत्रियां औसत महसूस करने लगी। उसका फिगर घंटे के आकार का था। ऐसा लगता है कि उसकी नौकरानी की वर्दी उसके कर्व्स को छिपा नहीं पाए। 5 फीट 6 इंच की ऊंचाई पर खड़ी जूलिया की खूबसूरती खुद को देवी की उपाधि देने के लिए काफी थी। अपने 2 जन्मों में आदित्य को कभी भी अपनी पत्नी जितनी खूबसूरत महिला नहीं मिली। इस पल आदित्य को भी एहसास हुआ कि वह कितना भाग्यशाली है। उसे समझ में आ गया कि दुनिया भर के लाखों पुरुष उससे ईर्ष्या क्यों करते हैं।
पूरे 5 मिनट तक आदित्य ने अपनी आंखें नहीं झपकाईं। जितना ज्यादा वो जूलिया को देखता, उतना ही ज्यादा उसे देखता रहना चाहता। उसकी आंखों में कोई वासना नहीं थी। हालांकि नर ड्रैगन्स को सक्कुब्स जाति के बाद दूसरी सबसे ज्यादा वासना के लिए जाना जाता है। क्या तुमने देखना बंद कर दिया है? जूलिया ने चिढ़कर पूछा। हालांकि जूलिया ऊपर से गुस्से में लग रही थी, लेकिन अंदर से वो बहुत खुश थी। ज्यादातर समय जूलिया अपना चेहरा छिपा लेती थी क्योंकि उसे अपने शरीर पर दूसरे पुरुषों की कामुक निगाहें पसंद नहीं थी। उसे जो बात खुश करती थी वह ये थी कि आदित्य उसे वासना से नहीं देखता था। उसकी आंखों में सिर्फ गर्मजोशी और प्रशंसा थी। जूलिया ने आखिरकार अपनी पहचान उजागर करने का फैसला किया है। आदित्य से हुई बातचीत के बाद उसे यकीन हो गया कि उसका पति बदल गया है। जूलिया आदित्य को एक मौका देना चाहती थी। पहले आदित्य की जिंदगी शराब के इर्द गिर्द ही घूमती थी, लेकिन अब जब वह बदल गया है तो वह उसे बेहतर भविष्य के लिए सहारा देना चाहती है। आज सुबह भी उसने अपने वफादार बटलर वॉटसन से थोड़ी बातचीत की। मौजूदा आदित्य को किसी भी चीज से ज्यादा उसकी मदद की जरूरत है। अगर उसका छोटा सा योगदान आदित्य को एक महान व्यक्ति बनने में मदद कर सकता है तो उसे ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे माफ करें। आदित्य ने अपनी दिल की धड़कन कम करने की कोशिश करते हुए दूसरी ओर देखा। मुझे ये जानकर शर्म आ रही है कि मिस ओनाट पिछले 2 सालों से मेरी नौकरानी के रूप में काम कर रही है और मैं उसे पहचान नहीं पाया। आदित्य ने सोचा कि डाइंग आइल महाद्वीप के लोग क्या करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी देवी किसी निम्न स्तर के शराब के आदी व्यक्ति के लिए नौकरानी के रूप में काम कर रही है। आपको मुझे औपचारिक रूप से संबोधित करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे जूलिया कह सकते हैं। आदित्य ने जो सोचा था उसके विपरीत, भले ही जूलिया ने अपनी पहचान बता दी थी, फिर भी वो वही जूलिया थी जिसे वह जानता था। उसके व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं आया था, जिससे आदित्य को बहुत राहत मिली क्योंकि वह भी किसी घमंडी राजकुमारी से निपटना नहीं चाहता था। जूलिया, क्या तुम्हारे पास उनके अपंग मन हृदय को ठीक करने का कोई तरीका है? अगर जूलिया सचमुच उनके अपंग मन हृदय को ठीक कर सकती है तो कम से कम समय में आदित्य के पास दूसरे दर्जे के योद्धाओं की एक सेना बनाने की शक्ति होगी। जब किसी साधक का मन हृदय अपंग हो जाता है तो वह व्यक्ति वायुमंडल से मन को इकट्ठा करने की अपनी क्षमता खो देता है। आंतरिक प्रकार के साधकों के लिए इसका मतलब होगा कि उनके साधना वाहक का अंत हो जाएगा, लेकिन शरीर प्रकार के साधकों के लिए, चूंकि उनका मुख्य ध्यान अपने शरीर को हथियार की तरह मजबूत बनाना था, इसलिए भले ही मन हृदय अपंग हो, वे अपनी सारी ताकत नहीं खोते। यही कारण है कि वाटसन द्वारा खरीदे गए दासों में अभी भी प्रथम श्रेणी के योद्धाओं की ताकत थी। अगर जूलिया उनके अपंग माने दिलों को ठीक कर सकती है तो आदित्य गुलाम व्यापारी से अपंग माने दिलों वाले सभी शारीरिक कल्टीवेटर खरीद सकता है और उन्हें अपनी सेना में शामिल कर सकता है। उसे गुलामों के विश्वासघात के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि गुलामों का अनुबंध गुलामों को उसके साथ विश्वासघात करने से रोकेगा। मैं अपंग हृदय को ठीक करने की विधि जानता हूं, लेकिन असली मुद्दा सामग्री है। आपको क्या सामग्री चाहिए? मैं सामग्री खरीदने के लिए हमारे पास बची हुई सारी रकम लगाने को तैयार हूं। आदित्य आज कर के रूप में अर्जित सभी स्वर्ण मुद्राओं का उपयोग करने में संकोच नहीं करेगा। 7 द्वितीय श्रेणी के योद्धा होने से उसके राज्य की ताकत में बहुत वृद्धि हो सकती है। यहां तक कि उसके अधीन रहने वाले 2 रईसों के पास भी केवल 4 द्वितीय श्रेणी के योद्धा हैं। द्वितीय श्रेणी के योद्धाओं में सबसे कमजोर योद्धा आसानी से शीर्ष प्रथम श्रेणी के योद्धाओं को मार सकता है। प्रथम श्रेणी के योद्धाओं और द्वितीय श्रेणी के योद्धाओं के बीच का अंतर शेर और ड्रैगन की तुलना करने जैसा है। मास्टर, मुझे जिन सामग्रियों की आवश्यकता होगी वे हैं वाइवन का दिल, फीनिक्स ऐश और पॉइजनबेरी फूल। चूंकि वाइवन का दिल प्राप्त करना बहुत महंगा होगा, इसलिए मैं इसे मास्टर के खून की एक बूंद से बदल सकता हूं। चूंकि ड्रैगन वाइवन से बेहतर है, फीनिक्स ऐश में एक छिपी हुई संपत्ति है जो घायल अंगों को ठीक कर सकती है। पॉइजनबेरी फूल के बारे में क्या? आदित्य ने सोचा कि पॉइजनबेरी का उपयोग जहर बनाने के लिए किया जाता है। ड्रैगन के खून में बहुत ज्यादा जीवन शक्ति होती है, खून की एक बूंद में भी बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। मुझे मैना हॉट को फिर से चालू करने के लिए उस ऊर्जा की जरूरत है। जब फीनिक्स ऐश को ड्रैगन के खून में मिलाया जाता है तो छिपी हुई हीलिंग प्रॉपर्टी सक्रिय हो जाती है जो अपंग मैना हॉट को ठीक कर देती है, लेकिन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जूलिया ने वॉटसन की ओर देखा जो भी आश्चर्यचकित था। जब साधक का हृदय अपंग हो जाता है तो उसके शरीर में बहुत सारी अशुद्धियां जमा होने लगती हैं। ये अशुद्धियां मन के मार्ग को अवरुद्ध कर देंगी। जब पॉइजनबेरी फूल का उचित अनुपात में उपयोग किया जाता है तो ये हमें एक ऐसा पदार्थ देता है जो सभी अशुद्धियों को साफ कर सकता है। अच्छा वॉटसन, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? आज हमने जो पैसे कमाए हैं उनसे सारा सामान खरीद लो। युवा मास्टर, जहरबेरी के फूल सस्ते नहीं होते और प्रत्येक फूल की कीमत 15 शाही सोने के सिक्कों तक हो सकती है।
इसके अलावा सभी जरूरी सामग्री जुटाने में कुछ दिन लग सकते हैं। कोई बात नहीं, हम कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आदित्य कल रईसों पर हमला करने वाला था, उसे और भी काम निपटाने थे। वॉटसन जाने वाला था, लेकिन तभी आदित्य ने उसे रोक दिया। जाने से पहले कम से कम 100 गुलाम खरीदना सुनिश्चित करें जिन्हें हम अपने सैनिक बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकें। अब जब आदित्य के पास 7 भूतपूर्व शारीरिक साधक थे तो वह उनके साथ बहुत कुछ कर सकता था। वे 7 अपने अनुभव का उपयोग नए युवा सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए कर सकते थे। वॉटसन के जाने के बाद आदित्य और जूलिया साथ साथ चले। मास्टर, आपको अपने सैनिक बनने के लिए गुलामों की क्या जरूरत है? आप हमेशा नए सैनिकों की भर्ती कर सकते हैं। कृपया मुझे मास्टर कहना बंद करो, तुम मुझे सिर्फ मेरे नाम से बुला सकते हो। आदित्य को यह जानकर असहज महसूस हुआ कि उसकी पत्नी उसे मास्टर कह रही है। हालांकि आदित्य के मन में अभी भी उसके साथ चल रही महिला के लिए कोई भावनाएं विकसित नहीं हुई थी, फिर भी वह नाम की ही उसकी पत्नी थी। आदित्य उसे वह सम्मान देना चाहता था जिसकी वह हकदार थी। जहां तक आपके सवाल का सवाल है, एक औसत सैनिक का वेतन प्रति माह 1 सोना है। हम पहले से ही अपने 100 सैनिकों को 100 सोने के सिक्के दे रहे हैं। हमारी वर्तमान वित्तीय स्थिति में मैं सैनिकों की भर्ती में निवेश नहीं करना चाहता, जबकि मैं सिर्फ गुलाम खरीद सकता हूं और उन्हें सैनिक बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकता हूं। आदित्य ने अपने बचे हुए 100 सैनिकों को 5 महीने से वेतन नहीं दिया है। ज्यादा सैनिकों की भर्ती करने पर ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, लेकिन अगर वह अपने नए सैनिकों को जो वेतन देने जा रहा है उसका इस्तेमाल गुलामों की ताकत बढ़ाने के लिए संसाधनों में किया जाए तो आदित्य को ज्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही जब उनकी स्थिति बेहतर हो जाएगी तो आदित्य गुलामों को भी हर महीने थोड़ी बहुत तनख्वाह देने की योजना बना रहा है। लेकिन गुरु, मेरा मतलब है आदित्य, अगर लोगों को पता चल गया कि आप गुलामों को सैनिकों के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। हर राजा को अपनी छवि की सबसे ज्यादा परवाह थी, इसलिए उन्होंने कभी भी गुलामों को सैनिक नहीं बनाया। जूलिया, मुझे अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई अच्छी प्रतिष्ठा थी। मुझे समझ में नहीं आता कि दूसरे राजा इस सस्ते तरीके का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। शराब की लत के कारण आदित्य की पहले से ही एक नकारात्मक छवि थी। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपनी प्रतिष्ठा या छवि की परवाह करता हो। किसी भी चीज से ज्यादा जो मायने रखता था वो थी शक्ति। इस दुनिया में शक्ति ही सब कुछ थी। ठीक है, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। आदित्य ने अपनी भौं उठाई और जूलिया की ओर देखा। जब तक आप मुझे जरूरी सामग्री खरीद कर देते हैं, मैं एक सितारा उपचार औषधि बना सकता हूं जो किसी भी प्रथम श्रेणी के साधक को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। मैं जिस उपचार औषधि की बात कर रहा हूं वो बाजार में उपलब्ध औषधियों की तुलना में बहुत सस्ती है। औषधि बनाने के लिए जरूरी सामग्री की कीमत प्रति औषधि केवल 50 चांदी के सिक्के होगी। जूलिया को बाजार या अर्थव्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब भी उसे अतीत में पैसे की जरूरत होती थी तो वह हमेशा अपनी कीमिया कौशल का इस्तेमाल करती थी। जूलिया, क्या तुम्हें सच में यकीन है? आदित्य ने अपने चेहरे पर अपनी भावनाएं न दिखाने की पूरी कोशिश की। ठीक है, किंगडम को सब कुछ फिर से बनाने के लिए धन की आवश्यकता है। अगर आपको इससे कोई आपत्ति नहीं है तो मैं वॉटसन से सामग्री खरीदने के लिए कह सकता हूं। जूलिया को यकीन नहीं था कि आदित्य उसके सुझाव से सहमत होगा या नहीं। उसकी आवाज में अभी भी झिझक का संकेत था। जूलिया, मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जब आदित्य ने अपना सिर झुकाया तो अचानक कीमिया की देवी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। आपको अपना सिर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है, जूलिया ने तुरंत जवाब दिया। तो हम मुनाफे को कैसे बांटेंगे? 50/50 कैसा रहेगा? आदित्य ने खुद को शांत करते हुए पूछा। जब तक आप मुझसे कुछ वादा करते हैं मुझे मुनाफे की जरूरत नहीं है, जूलिया ने झिझकते हुए कहा। जब तक यह मेरी शक्ति में है मैं कुछ भी वादा करूंगा। मैं महल में अपनी प्रयोगशाला बनाने की योजना बना रही थी। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे उन निधियों से मदद करो जिनकी मुझे अपनी कीमिया शोध करने के लिए आवश्यकता होगी। जूलिया को कीमिया की देवी के रूप में जाना जाता था। जब वह अपने माता पिता के साथ रहती थी तो जूलिया के पास हमेशा अपने शोध के लिए आवश्यक सामग्री होती थी, लेकिन एजियो शहर में आने के बाद धन की कमी के कारण वह अपनी कीमिया की पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ थी। आदित्य को इतना सोचते देख जूलिया को लगा कि उसने बहुत ज्यादा पूछ लिया है। अगर तुम चाहो तो हम टाल सकते हैं। नहीं, मैं सोच रहा था कि हमें आपकी प्रयोगशाला कहाँ बनानी चाहिए, आदित्य ने सोचते हुए जवाब दिया। पिछले आदित्य ने कभी महल का पता नहीं लगाया था। हम लाइब्रेरी के बगल में प्रयोगशाला बना सकते हैं। लाइब्रेरी के बगल में एक खाली पड़ी इमारत है। आदित्य को कभी नहीं पता था कि उसके महल में कोई लाइब्रेरी है या नहीं। उसके बाद दोनों भावी पति पत्नी ने चर्चा की कि हीलिंग पोशन का उत्पादन कैसे किया जाएगा।
आदित्य उत्पादन विधि किसी के साथ साझा नहीं करना चाहता था, इसलिए हीलिंग पोशन का उत्पादन अभी के लिए जूलिया की प्रयोगशाला में होने वाला था। जूलिया ने आदित्य से कुछ महिला दासियां खरीदने के लिए भी कहा था जो उत्पादन में उसकी मदद कर सके। प्रशिक्षण मैदान में दृश्य परिवर्तन ट्रेनिंग ग्राउंड, जो कभी सैनिकों की ट्रेनिंग से भरा रहता था, अब खाली था। ट्रेनिंग ग्राउंड के बीच में वॉटसन द्वारा पहले खरीदे गए 7 गुलाम अपने स्वामी के सामने खड़े थे। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। इस्तारिन राजवंश डाइंग आइल महाद्वीप के सबसे छोटे राज्यों में से एक था, जो नक्शे के निचले हिस्से में समुद्र के पास स्थित था। कहा जाता है कि इस्तारिन राजवंश की स्थापना तब हुई जब सभी स्थानीय मछुआरे एक ही शासन के तहत एक साथ आए। जब आदित्य को शाही परिवार से बाहर निकाल दिया गया, तो इस्तारिन राजवंश के राजा अहमद ने आदित्य को गोद लेने का फैसला किया ताकि जब बूढ़ा अहमद मर जाए तो युवा ड्रैगन राजवंश को संभाल सके। बूढ़ा अहमद 9 साल पहले हुए एक हत्यारे हमले में अपनी पत्नी और बेटे को खो चुका था। उसके बाद अपनी पत्नी से बेहद प्यार करने वाले अहमद ने कभी किसी से शादी नहीं की और बुढ़ापे में ही मर गया। इस्तारिन राजवंश बहुत छोटा था, जिसका क्षेत्रफल केवल 23 वर्ग किलोमीटर था। डाइंग आइल महाद्वीप के सबसे छोटे राज्यों में से एक होने के बावजूद इस्तारिन राजवंश इस भूमि में पाए जाने वाले प्राकृतिक खनिजों की वजह से फलने फूलने और समृद्ध होने में कामयाब रहा। 3 साल पहले अहमद की मृत्यु होने तक राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत स्थिर थी। जब आदित्य राजा बना, तो उसकी लापरवाही और शराब के प्रति उसकी आसक्ति ने इस्तारिन साम्राज्य के 2 रईसों को ताकतवर बनने का मौका दिया। किसी राजा के नियंत्रण में न होने के कारण 3 साल में दोनों रईसों ने पूरे इस्तारिन साम्राज्य को दिनदहाड़े लूट लिया। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था गिर गई, यहाँ तक कि राजधानी, जो राज्य का सबसे समृद्ध शहर माना जाता था, वह भी गिर गई। लोगों और कुलीनों को राजा से परेशानी नहीं थी, जो शराब का आदी था। नतीजतन इस्तारिन राजवंश में अपराध दर बढ़ने लगी। एक समय जो राजवंश बहुत समृद्ध था, अब पतन के कगार पर था। इससे अन्य 2 राज्य, जिनके साथ इस्तारिन राजवंश की सीमा लगती है, बहुत खुश हुए। इस्तारिन राजवंश महाद्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित था। इस राजवंश की सीमाएं उत्तर में नेपोका साम्राज्य के साथ और उत्तर पश्चिम में जुलुक्स राजवंश के साथ साझा थी। दक्षिण में राजवंश की सीमा सिल्वर मीडो ग्रोव के जंगल से मिलती थी। महाद्वीप के किनारे पर स्थित होने के कारण राजवंश के पास कुछ ऐसा था जो अधिकांश राज्यों के पास नहीं था, और वह था समुद्र तक पहुंच। मैंने 3 राज्यों का एक मोटा नक्शा बनाया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसे देख सकते हैं। इस्तारिन राजवंश बंदरगाह बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू करने के लिए सबसे रणनीतिक स्थान पर था। दुर्भाग्य से पिछले राजा अहमद ने कभी भी कोई बंदरगाह बनाने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि वह डरता था, क्योंकि उत्तर में स्थित नेपोका साम्राज्य की भी इसी कारण से इस्तारिन राजवंश पर नजर थी। महाद्वीप के पश्चिमी छोर पर बंदरगाह बनाने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसान और कम समय लेने वाला हो जाएगा। इस बंदरगाह के निर्माण से मिलने वाले सिक्कों का बड़ा हिस्सा युद्ध शुरू करने के लिए पर्याप्त था। राजा अहमद के समय में यह भविष्यवाणी की गई थी कि इस्तारिन की भूमि में प्राकृतिक संसाधन जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आने वाली पीढ़ी को आय का नया स्रोत खोजना होगा। हालांकि राजा अहमद ने बंदरगाह के निर्माण में कभी भी आगे कदम नहीं बढ़ाया, क्योंकि इससे नेपोका साम्राज्य के साथ युद्ध शुरू हो सकता था। हालांकि आदित्य राजा अहमद से बहुत अलग था। प्रधानमंत्री के लिए काम करने वाले व्यक्ति होने के नाते आदित्य की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह बंदरगाह शहर बनाने की योजना को सिर्फ इसलिए छोड़ दे क्योंकि दूसरे राज्य की नजर उन पर है। इस दुनिया में छोटे छोटे राज्यों और राजवंशों के क्षेत्र बदलते रहे, शांति नहीं थी। वर्तमान समय में भी डाइंग आइल पर स्थित 2 छोटे छोटे राज्य थे जो युद्ध कर रहे थे। जब भी युद्ध होता था तो पड़ोसी देशों को सबसे अधिक लाभ मिलता था। कभी कभी पकड़े गए योद्धाओं को अपंग बनाकर गुलाम बनाकर बेच दिया जाता था। यानी जब भी युद्ध शुरू होता था तो बाजारों में गुलामों की संख्या भी बढ़ जाती थी। अगर आदित्य एक मजबूत राज्य बनाना चाहता था तो उसे अंततः बंदरगाह शहर बनाने की अपनी योजना शुरू करनी होगी। इसका मतलब है कि नेपोका साम्राज्य के साथ टकराव कुछ ऐसा था जो आने वाले महीनों में होगा। इससे पहले कि युवा ड्रैगन अपनी योजना शुरू करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके, उसे अपने राज्य से कीटों को साफ करना होगा। आदित्य पिछले कुछ समय से रईसों से निपटने के बारे में सोच रहा था। सौभाग्य से किस्मत उसके पक्ष में थी, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसे अपंगमन दिल वाले गुलामों का उपयोग करने दे सकता था। सर, मेरा नाम स्कॉट यंग है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक डार्क एल्फ हूँ। आदित्य के सामने 22 साल का एक युवक था जो आदित्य के बराबर ही लंबा था। डार्क एल्फ होने के कारण स्कॉट की त्वचा दूसरों की तुलना में ज्यादा काली थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि स्कॉट बदसूरत था।
दरअसल स्कॉट एक खूबसूरत युवक था जिसके छोटे नुकीले काले बाल और भूरी पुतली थी। स्कॉट एक बेहतरीन धनुष चलाने वाला व्यक्ति था। मैं टाइलर रयान हूँ। टाइलर एक मांसल शरीर वाला व्यक्ति था। वो 6 फीट लंबा था। टाइलर की उम्र लगभग 39 वर्ष थी। उसके हाथों पर निशान और गाल पर लंबा निशान इस बात का सबूत था कि वो लड़ाई में कितना अनुभवी था। गुलाम बनने से पहले टाइलर ने कई युद्ध लड़े थे। जब उसका सामना तीसरे दर्जे के बॉडी कल्टीवेटर से हुआ, तभी उसका मैनाहॉट अपंग हो गया और उसे गुलाम के रूप में बेच दिया गया। स्कॉट के विपरीत टाइलर एक महान तलवार उपयोग करता था। नाथन ओवन। नाथन ने एक असली निंजा की तरह अपने नाक और मुंह को मास्क से ढक रखा था। केवल उसकी आंखें और गालों का ऊपरी हिस्सा ही देखा जा सकता है। नाथन के बाल गहरे लाल थे जो उसकी बाईं आंख और लाल पुतली को ढके हुए थे। नाथन अपने लक्ष्य द्वारा पकड़े जाने से पहले एक हत्यारा हुआ करता था जिसे वह मारने वाला था। उसके मन दिल के अपंग हो जाने के बाद वो एक गुलाम बन गया। टाइलर के विपरीत नाथन एक खंजर उपयोग करता है और उसका वर्ग हत्यारा था। मैं जोश डावसन हूँ। जोश शेर जनजाति का एक आदमी था। इस दुनिया में विभिन्न जातियां एक साथ रहती है। उन जातियों में से एक शेर जनजाति थी। शेर जनजाति के पास एक इंसान का शरीर और शेर का चेहरा था। उनके पूरे शरीर मोटे फर से ढके हुए थे। कोई भी जानवर जाति का आदमी और औरत इंसानों से कहीं ज्यादा मजबूत और मांसल था। भले ही जोश ने अपनी साधना खो दी थी, लेकिन एक जानवर आदमी होने के नाते उसके पास अभी भी इतनी कच्ची शक्ति थी कि वो दूसरे दर्जे के इंसान को भी चीर सकता था। ड्रैगन के बाद शेरों के पास सबसे कच्ची ताकत थी। किसी भी अन्य जानवर आदमी की तरह जोश 7 फीट लंबा था और उसका शरीर मांसल था। जोश के बाल लाल थे और वह अपने हथियार के रूप में एक विशाल हथौड़ा का इस्तेमाल करता था। मैं एम्बर लॉरेंस हूँ। कृपया मुझे ये सुंदर किमोनो देने के लिए मिस जूलिया का धन्यवाद करें। यहाँ एम्बर भी लोमड़ी जाति की एक जानवर थी। जोश के विपरीत एम्बर का शरीर 5 फीट 6 इंच लंबा था। उसके लंबे पीले बाल, लोमड़ी के कान और 9 रोएदार पूंछें थी। उसकी पूंछ का रंग उसके पीले बालों जैसा ही था। लोमड़ी जाति की महिलाओं को सक्कुब्सा जाति के बाद दूसरा सबसे आकर्षक माना जाता है। किसी भी अन्य लोमड़ी जाति की महिला की तरह एम्बर के पास एक आकर्षक शरीर था जिसे उसने लाल किमोनो पहनकर छिपाने की कोशिश की थी, जो उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा था। ऐसा लगता था कि उसकी पीली पुतलियों से कुछ भी नहीं बच सकता। ये शर्म की बात थी कि एम्बर के चेहरे पर लंबे निशान थे जिसके कारण कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता था। मैं एलेनो रीड हूँ। एलेनो इंसान थी। एलेनो के लंबे काले बाल थे जो उसकी आंखों को ढकते थे। वो थोड़ी शर्मीली लग रही थी। नाथन की तरह एलेनो भी हत्यारे के रूप में काम करती थी। मैं हेनरी वार्ड हूँ। हेनरी एक और इंसान था जिसे वॉटसन ने खरीदा था। हेनरी एक छोटे राजवंश का कमांडर था, लेकिन युद्ध में उसकी सेनाएं मारी गईं और उसे पकड़ लिया गया। दुश्मन ने उसे गुलाम के रूप में बेचने से पहले कई दिनों तक प्रताड़ित किया। हेनरी के पास एक सामान्य तलवार थी। दूसरों के विपरीत उसकी आंखों में ठंडक और घृणा अधिक स्पष्ट थी। उसे देखकर ही कोई बता सकता था कि वह खून का प्यासा था। उनमें से 7 किसी अनोखी चीज में माहिर है, शायद एलेनो को छोड़कर। मुझे नहीं पता कि उसकी क्या खासियत है, जो भी मैं उससे बाद में पूछूंगा। 7 गुलामों में से ऐसा लगता है कि जूलिया को एम्बर पसंद आ गई है। चूंकि उनमें से 7 किसी अनोखी चीज में माहिर है, इसलिए मैं नए भर्ती किए गए सैनिकों को 7 डिवीजनों में विभाजित कर सकता हूं और उनमें से 7 को अपने डिवीजन के नए सैनिकों को प्रशिक्षित करने दे सकता हूं। आदित्य ने उन 7 को 7 डिवीजनों के भावी प्रमुख के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया था। प्रत्येक डिवीजन अद्वितीय होगा और एक चीज में माहिर होगा। भविष्य में 7 गुलाम विश्व प्रसिद्ध सेनापति बनेंगे जिनका सामना कोई भी साम्राज्य नहीं करना चाहेगा। एक साधारण परिचय के बाद आदित्य ने उनसे अपनी शक्ति और क्षमताएं दिखाने को कहा। यह 1 घंटे तक चलता रहा। फिर आदित्य एक संतुष्ट मुस्कान के साथ वहां से चला गया। आदित्य वॉटसन से बहुत प्रभावित हुआ। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अंदर छिपी क्षमता को दिखाया था। शाम के अंत में आदित्य को अंततः कुछ खाली समय मिला। आंकड़े _ नाम आदित्य बैनेट _ जाति ड्रैगन _ ब्लड लाइन इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन ब्लड लाइन _ वर्तमान वर्ग युद्ध नर्तक _ वर्तमान कक्षा स्तर 05 _ सहज कौशल त्वरित सीखना और अनुकूलन उग्र ज्वाला हथियार महारत _ निष्क्रिय कौशल विस्फोट तरंग पिघला हुआ बोल्ट मन _ शक्ति 70-75 _ गति 70-75 _ सहन शक्ति -70-75 _ स्वास्थ्य 70-75 _ मन 70-75 _ निःशुल्क आंकड़े 10। ऐसा लगता है कि निम्न स्तर के प्राणियों को मारने से मुझे कोई अनुभव अंक नहीं मिलेगा।
अगर मैं अपना स्तर बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे बड़ी मछलियों का शिकार करना होगा। इस्तारिन राजवंश के राजा के रूप में मैं अपने जनरलों से पीछे नहीं रह सकता। मुझे और मजबूत बनना होगा। फिलहाल आदित्य ने भविष्य के लिए 10 निःशुल्क आंकड़े अंक बचाने का फैसला किया है। मेरे त्वरित सीखने और अनुकूलन कौशल का उपयोग न करना बेकार होगा। अब जबकि आदित्य के पास अस्थायी रूप से कुछ खाली समय था, उसने पुस्तकालय में जाकर कुछ शोध करने का फैसला किया। दिन का दूसरा अध्याय। अधिक अध्यायों के लिए वोट करें। हफ 29 सितंबर। ये कैसे हुआ? असंख्य शत्रुओं की लाशों पर खड़े आदित्य ने अपने से 20 मीटर दूर खड़े लोगों की ओर देखा। इस समय आदित्य ऐसे स्थान पर खड़ा था जहां असंख्य लाशें पड़ी थीं। पूरा युद्ध क्षेत्र खून से लथपथ था। असंख्य अस्त्र शस्त्र, झंडे और कवच शत्रुओं की लाशों के साथ जमीन पर पड़े थे। मैंने शुरू से ही इसके लिए कड़ी लड़ाई लड़ी, तो फिर हालात ऐसे क्यों हो गए? उसकी आवाज में हताशा, घबराहट, दर्द, गुस्सा और पछतावे के भाव उसके दुश्मनों को भी सुनाई दे रहे थे। इस समय आदित्य युद्ध के मैदान के बीच में खड़ा था और उसके सामने अनगिनत सैनिकों की लाशें खून से लाल हो गई थीं। स्वर्ग भी मृतकों के प्रति सहानुभूति महसूस कर रहा था क्योंकि आसमान भी थोड़ा लाल हो गया था। सूरज ढलने के साथ ही आदित्य को लगा कि उसकी सारी उम्मीदें भी राख में बदल गई हैं। ये युद्ध 1 महीने पहले शुरू हुआ था। इसने वो सब कुछ छीन लिया जो मैंने कमाया था। सिस्टम के साथ भी मैं उन लोगों को सुरक्षित रखने में विफल रहा जिन्हें मैं प्यार करता हूं। क्या मेरी जिंदगी इसी तरह खत्म होने वाली है? वर्तमान आदित्य ने कवच पहना हुआ था जो आधा नष्ट हो चुका था और उस पर दरारें पड़ गई थी। उसका दाहिना हाथ गायब था और उसके दाहिने कंधे से लगातार खून बह रहा था। उसके शरीर पर अनगिनत छोटे छोटे घाव और कट थे। आदित्य का एक ड्रैगन पंख भी गायब था। वो केवल अपनी मजबूत ड्रैगन जीवन शक्ति के कारण जीवित था। हा, लगता है तुमने ड्रैगन किंग को खो दिया है। ठहाकेदार हंसी सुनकर भले ही आदित्य इतना थक गया था कि उसका शरीर हिलना बंद हो गया था, लेकिन उस आदमी की बातें सुनकर उसका खून खौल उठा। आदित्य ने अपने दांत इतने जोर से भींचे कि उनमें से खून बहने लगा। इस समय वो केवल यही चाहता था कि उस व्यक्ति को मार डाला जाए जो उसके साथ हुई हर घटना के लिए जिम्मेदार था। मैंने तुम्हारे तथाकथित 7 जनरलों को मार डाला है। आदित्य ने स्कॉट, टायलर, नाथन, जोश, एम्बर, एलेनो और हेनरी के शवों को देखा। उनके मृत चेहरों को देखकर आदित्य की सांसें तेज हो गईं क्योंकि उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। और तो और, मैंने तुम्हारे वफादार बटलर वॉटसन को भी बहुत ही स्टाइलिश तरीके से मार डाला है। आदित्य ने फिर एक निश्चित दिशा में देखा जहां उसे वॉटसन की लाश दिखाई दी। उसने जो काला सूट पहना हुआ था और सफेद शर्ट पूरी तरह से खून से लथपथ थी। वॉटसन की कुछ उंगलियां कटी हुई थीं, जिससे फिर से साबित हो गया कि इन लोगों ने वॉटसन को मरने से पहले प्रताड़ित किया था। अब तो बस तुम्हें मार डालना ही बाकी है, प्यारी बीवी। आदित्य का पूरा शरीर कांप उठा और वह बेतहाशा आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। लंबे गहरे लाल बालों वाले उस आदमी के पीछे 1 लाख से ज्यादा की सेना खड़ी थी। दुश्मन का लाल सितारा आकार का झंडा हवा में लहरा रहा था। जिस लड़की ने कभी उसकी दासी का वेश धारण किया था, जिससे अंततः वो प्रेम करने लगा था, उसे शत्रु के पास बंदी देखकर आदित्य का हृदय कांप उठा। जूलिया को पकड़ने वाला एक युवक था जिसकी उम्र करीब 25 साल थी। 5 फीट छोटे उस आदमी ने जूलिया को गर्दन से पकड़ रखा था। उसकी आंखों में वासना छिपी नहीं रह सकी। महाराज, इस महिला को मारने से पहले मैंने आपको जो भी मदद दी है, उसके साथ मैं ये जानना चाहता हूं कि इस महाद्वीप की सबसे खूबसूरत महिला का स्वाद कैसा होता है। आदित्य, मेरी बात सुनो, तुम्हें जीना है। जूलिया चिल्लाई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस आखिरी चीज ने आदित्य को हमेशा होश में रखा था, उसे कैद होते देख उस क्षण आदित्य को लगा कि उसने जीने की सारी प्रेरणा खो दी है। ब्लैक हॉट की बदौलत मैं सेना के योद्धाओं का निर्माण करने में कामयाब रहा, जो दूसरे क्रम के होने के बावजूद तीसरे क्रम के साधक को मारने में सक्षम है। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है, अमोस। अगर तुमने ब्लैक हॉट बनाने का तरीका नहीं खोजा होता, तो ड्रैगन किंग ने हमें पहले ही हरा दिया होता। लंबे गहरे लाल बालों वाले आदमी ने आदित्य की ओर देखते हुए आखिरी हिस्सा कहा। तो यह उचित होगा कि मैं तुम्हें उस उपहार के बदले में यह महिला दे दूं जो तुमने मुझे दिया था। टकराना। अचानक कहीं से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इससे पहले कि आदित्य कुछ समझ पाता, उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। आह, हफ। आदित्य तुरंत बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से सांस लेने लगा। इस समय उसका दिल शांत नहीं था। सपने में जो कुछ उसने देखा था, उसकी तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। हफ, वह क्या था? आदित्य ने अपने गाल को छुआ और कुछ गीला महसूस किया। जब उसने शीशा हटाया तो उसने देखा कि उसकी दाहिनी आंख से खून बह रहा था।
उसकी दाहिनी आंख से खून आंसू की तरह बह रहा था। वो सपना, आदित्य ने देखा कि उसकी भुजाएं कांप रही थीं। वो जो सपने में था वो बहुत भयावह और वास्तविक था। सब कुछ बहुत वास्तविक लगा। आदित्य ने जल्दी से अपने कमरे में पीने के लिए लाए गए पानी से अपना चेहरा धोया। बिस्तर पर गिरने वाले पानी की परवाह किए बिना आदित्य ने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया। सब कुछ तो 29 सितंबर को हुआ था, लेकिन आदित्य जल्दी से बिस्तर से उठा और कैलेंडर पर आज की तारीख देखी। लेकिन आज 6 जुलाई है, क्या इसका मतलब है कि मैंने भविष्य देखा? नहीं, 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 ये कैसे संभव है? केवल कुछ विशेष वर्ग वाले व्यक्ति ही अपने जीवन के सैकड़ों वर्षों का बलिदान देकर भविष्य की झलक देख सकते हैं। न तो मेरे पास कोई वर्ग है जो मुझे भविष्य देखने दे सके और न ही मैं भविष्य देखने का तरीका जानता हूँ। लेकिन सब कुछ इतना वास्तविक लगा। मैं अपने दाहिने हाथ को खोने के शारीरिक दर्द को भी महसूस कर सकता था। अपना सिर शांत करते हुए आदित्य अपनी शाही छवि की बिल्कुल भी परवाह किए बिना फर्श पर बैठ गया। लाल तारे के आकार के झंडे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह जुलुक्स राजवंश की सेना थी। लेकिन जुलुक्स राजवंश ने स्टारिन राजवंश पर हमला क्यों किया? पीढ़ियों से दोनों राज्यों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। वॉटसन और उसके 7 भावी जनरलों की मौत को याद करते हुए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कैसे उसकी पत्नी को पकड़ लिया गया था, आदित्य को क्रोध में अपनी नजर में आने वाली हर चीज को नष्ट करने का मन कर रहा था। उसका गुस्सा इस हद तक पहुंच गया था कि उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा था। मुझे उन सभी बदमाशों के चेहरे साफ साफ याद है। मैं भगवान की कसम खाता हूं कि 29 सितंबर से पहले मैं उन सभी को अपने हाथों से मार डालूंगा। 10 मिनट के बाद आदित्य अंततः अपने आप को इस हद तक शांत करने में कामयाब हो गया कि वह अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी हुए बिना पूरी स्थिति के बारे में सोचने में सक्षम हो गया। जुलेक्स राजवंश नेपो का साम्राज्य से बड़ा है। इस राजवंश के पास जितनी सैन्य शक्ति है, मुझे नहीं लगता कि नेपो का साम्राज्य भी उनसे जीत सकता है। और युद्ध के मैदान में पड़ी लाशों से यह स्पष्ट था कि जुलेक्स राजवंश की सेना के आने से पहले भविष्य के मैं नेपो का साम्राज्य के खिलाफ लड़े थे। मैं किसी तरह लड़ाई में बच गया और सभी सैनिकों को मार डाला, लेकिन इसके लिए मुझे अपना दाहिना हाथ भी खोना पड़ा। आदित्य को याद है कि उसने नेपो का राजा को जुलुक्स राजवंश के बगल में खड़ा देखा था। जिस तरह से चीजें दिख रही हैं, उससे लगता है कि जुलुक्स राजवंश और नेपो का साम्राज्य दोनों ने गठबंधन कर लिया था। लेकिन मुझे लगा कि दोनों राज्य दुश्मन हैं। दोनों राज्यों की सेनाएं अक्सर आपस में भिड़ जाती थीं। आदित्य ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और उस छोटे कमीने का चेहरा याद किया जिसने जूलिया को गर्दन से पकड़ रखा था। उस कमीने के बारे में सोचते ही आदित्य पागल हो गया। मुझे अमोस नाम के इस कमीने को ढूंढना होगा, इससे पहले कि वो ब्लैक हॉट या कोई और चीज ढूंढ ले जिसने नेपोका और जुलेक्स साम्राज्य की सेना को पहले से ज्यादा मजबूत बना दिया है। अमोस कमीने ने जो कहा, उससे यह स्पष्ट था कि सब कुछ उसी से शुरू हुआ था। इसलिए यह मान लेना गलत नहीं होगा कि भविष्य में किसी समय अमोस अंततः मुझसे और जूलिया से मिलेगा। ब्लैक हॉट को खोजने के बाद वो बदला लेने के लिए जुल्क्स साम्राज्य जाएगा। अब जब आदित्य को पता चल गया कि यह सब किसने शुरू किया, तो वह आखिरकार अपने दिल को शांत करने में सक्षम था। उसे ये जानकर राहत मिली कि उसके पास भविष्य को बदलने की कुछ उम्मीदें हैं। मुझे जूलिया से इस काले दिल वाली बात के बारे में पूछना होगा। जिस तरह से जुल्क्स राजवंश के राजा ने बात की, उससे ये स्पष्ट था कि काला दिल इस आगामी युद्ध में एक बड़ी भूमिका निभाने वाला था। दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर सुबह 4:00 बजे अपने पूरे शरीर और चेहरे को ढकने वाला एक पुराना गंदा लबादा पहने हुए आदित्य अपने कमरे से बाहर निकला और महल छोड़ने के लिए प्रशिक्षण मैदान की ओर चल पड़ा। कौन है वहां? प्रशिक्षण स्थल पर पूर्णिमा की चांदनी में आदित्य को एक व्यक्ति मिला जिसके यहां आने की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। एम्बर, तुम आधी रात को प्रशिक्षण मैदान में क्या कर रही हो? आदित्य ने देखा कि अंबर के हाथ में तलवार थी। वो जोर जोर से सांस ले रही थी। उसके गंदे कपड़े और अस्त व्यस्त शरीर को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह आधी रात को ट्रेनिंग कर रही थी। महाराज, मैं आपको न पहचान पाने के लिए क्षमा चाहती हूँ। अंबर ने जल्दी से अपना सिर झुकाया और आदित्य का अभिवादन किया। हालांकि आदित्य ऐसी बातों के मूड में नहीं था। उसे अभी और भी जरूरी काम करने थे। जब से मुझे मौका मिला है, मैंने अपने पुराने कौशल का अभ्यास करने के लिए कुछ समय निकाला है। मुझे उन्हें इस्तेमाल किए हुए काफी समय हो गया है। आदित्य ने सिर हिलाया। आप जो कर रहे थे उसे जारी रखें, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप कुछ घंटे आराम करें, क्योंकि आज से वे सभी 7 अन्य दासों को प्रशिक्षित करने जा रहे हैं। रात के खाने से पहले वॉटसन ने महल में 700 दास खरीदे थे। ये सब वॉटसन और स्कॉट की बदौलत था, जिन्होंने दासों को बसाने में मदद की। अन्यथा आदित्य के लिए ये बहुत बड़ी सिरदर्दी होती।
चूंकि महल इतना बड़ा नहीं था कि सभी 700 दासों को समायोजित किया जा सके, इसलिए आदित्य के पास चांदनी रात में किसी व्यक्ति को सोने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चूंकि गर्मी का मौसम था, रात के समय ठंडी हवाएं चलती थीं और किसी भी दास को बाहर सोने में कोई समस्या नहीं थी। मैं समझती हूँ। एम्बर अपने दिल में बहुत आभारी थी। वो इस बात के लिए आभारी और खुश थी कि वो उस नर्क को छोड़कर इस जगह पर आ गई, जो उसके लिए स्वर्ग से अलग नहीं था। जब एम्बर अभी भी गुलाम थी, तो उसे और अन्य लोगों को एक भूमिगत जगह में पिंजरे में बंद कर दिया गया था, जहां वे हफ्तों या महीनों तक सूरज की रोशनी नहीं देख पाते थे। एम्बर और अन्य लोगों को हर दिन भोजन मिलता था, लेकिन जो गुलाम आम लोग थे, न कि किसान, उनके साथ बहुत कठोर व्यवहार किया जाता था। उन गुलामों को कई दिनों तक भूखा रहने के लिए मजबूर किया जाता है। अंबर के दिल में चल रहे विचारों से अनजान आदित्य ने और समय बर्बाद न करने का फैसला किया। अंबर, वॉटसन को बता देना कि मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं दोपहर से पहले वापस आ जाऊंगा। एक पल भी इंतजार किए बिना आदित्य गायब हो गया। उसने अपनी पूरी रफ्तार लगाई और देर रात महल से बाहर निकल गया। एजियो शहर इतना बड़ा नहीं था। ये शहर एक औसत शहर से थोड़ा बड़ा था। शहर की आबादी, जो कि इस्तारिन राजवंश की राजधानी भी थी, कहीं 50,000 से 70,000 के बीच थी। फसल के मौसम के दौरान राजधानी की आबादी में वृद्धि होती है, जबकि सर्दियों के दौरान, चूंकि राज्य की अर्थव्यवस्था तेजी से गिर रही थी, जिससे हर चीज की कीमतें तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए ज्यादातर लोग अपनी सर्दियां गांवों में बिताने चले जाते हैं, जहां उन्हें भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ती। शहर के चारों ओर 12 मीटर ऊंची दीवारें थीं। शहर किला पिछले राजा अहमद के दादा द्वारा बनाया गया था। 100 वर्षों तक किसी भी राज्य ने इस्तारिन राजवंश पर हमला नहीं किया। पिछले राजाओं को कभी भी शहर की दीवारों के जीर्णोद्धार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। नतीजतन शहर की दीवारें बहुत खराब स्थिति में थीं, जिनमें बड़ी दरारें थीं और उन पर काई उग रही थी। चूंकि अजूर शहर के 2 प्रवेश द्वारों पर केवल 100 सैनिक ही लगातार गश्त करते थे, इसलिए कई अपराधी आसानी से शहर के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते थे और रात के समय बिना किसी रोक टोक के ज्यादातर अवैध गतिविधियां होती थीं। बार यही होना चाहिए। चूंकि पिछला आदित्य शराब का आदी था, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे उसे अपनी राजधानी में मौजूद बार के बारे में पता न हो। दरअसल आदित्य ज्यादातर समय शराब पीने के लिए इसी बार में आता था। अपराधियों ने इस राज्य के राजा पर ध्यान देना बंद कर दिया जब उन्हें पता चला कि उनका राजा शराब का आदी है। कुछ अपराधी तो अवैध पैसे से आदित्य के लिए शराब की बोतलें खरीदने तक चले गए। पिछले महीने अनगिनत अवैध काम होते देखे, लेकिन कभी आगे बढ़ने की जहमत नहीं उठाई। इसने मेरी छवि को और खराब कर दिया। लेकिन आज मैं इस बार का इस्तेमाल एक अलग उद्देश्य के लिए करने जा रहा हूँ। हुड ने आदित्य के चेहरे को ढक लिया। इस समय लाल होटलों, वेश्याओं के केंद्रों और बार के अलावा बाकी सब बंद था। डिंग! बार का दरवाजा खोलते ही आदित्य ने देखा कि बार का माहौल अन्य दिनों की तुलना में थोड़ा अलग लग रहा था। कई लोगों ने अपने ड्रिंक्स का आनंद लेने से पहले एक पल के लिए आदित्य की तरफ देखा। चूंकि यह बार वो जगह थी जहां सबसे ज्यादा अवैध गतिविधियां होती थीं, इसलिए लोगों को अपने चेहरे को बड़े बड़े हुडों से ढककर चलते देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। आदित्य सीधे बारटेंडर के सामने जाकर बैठ गया। नमस्ते सर, आज मैं आपके लिए क्या ला सकता हूँ? बारटेंडर आदित्य को पहचान नहीं पाया क्योंकि वो पहली बार भेष बदलकर यहाँ आया था। बिना कुछ कहे आदित्य ने एक शाही सोने का सिक्का मेज पर रख दिया और उसे बारटेंडर को दे दिया। बारटेंडर, जो बूढ़ा आदमी था, लालच में अपनी आंखें चौड़ी कर रहा था। उसका हाथ हवा से भी तेज चला और उसने मेज से शाही सोने का सिक्का उठा लिया। मुझे आश्चर्य है कि आज मिस्टर क्या पीना चाहेंगे? बारटेंडर ने तौलिए से गिलास साफ करते हुए पूछा। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने कभी पैसे लिए ही न हो या देखे ही न हो। मैं अमोस को बुलाना चाहता हूँ। कृपया 2300 जोड़ अध्याय अधिक अध्यायों के लिए वोट करें। बारटेंडर, जो बूढ़ा आदमी था, लालच में अपनी आंखें चौड़ी कर रहा था। उसका हाथ हवा से भी तेज चला और उसने मेज से शाही सोने का सिक्का उठा लिया। मुझे आश्चर्य है कि आज मिस्टर क्या पीना चाहेंगे? बारटेंडर ने तौलिए से गिलास साफ करते हुए पूछा। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने कभी पैसे लिए ही न हो या देखे ही न हो। मैं अमोस को बुलाना चाहता हूँ। कृपया। ये शब्द सुनकर बारटेंडर की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन पिछली बार से अलग इस बार उसकी आंखों में एक सदमा था। सर, मुझे डर है कि हम यहाँ अमोस को ड्रिंक नहीं देते। मैं माफी चाहता हूँ, आदित्य ने मन ही मन कहा। बेशक, ये बूढ़ा आदमी सब कुछ जानता था। इस जगह पर सब कुछ पैसे पर चलता था। हर चीज का मूल्य था। बिना कुछ कहे आदित्य ने 5 शाही सोने के सिक्के टेबल पर रख दिए। पिछली बार की तरह अंत में भी बारटेंडर ने अपना हाथ बहुत तेजी से हिलाया जिससे सिक्के गायब हो गए।
एक पल के लिए आदित्य को वाकई शक हुआ कि कहीं ये बारटेंडर कोई गुप्त चोर तो नहीं है। चूंकि मिस्टर इतने उदार है, इसलिए ये बूढ़ा आदमी आपकी मांग जरूर पूरी करेगा। बारटेंडर ने एक खास तरह का ड्रिंक बनाना शुरू किया। इतनी बार शराब का आदी कहे जाने के बाद आदित्य ने खुद से कसम खा ली है कि वो फिर कभी शराब नहीं पिएगा, लेकिन इस जानकारी के लिए उसे कम से कम एक घूंट तो पीना ही पड़ेगा। पेय बनाने के बाद बारटेंडर ने गिलास में हल्का नीला तरल पदार्थ और गिलास के नीचे कागज का एक छोटा सा मुड़ा हुआ टुकड़ा दिया। आदित्य ने कागज का मुड़ा हुआ टुकड़ा जेब में रख लिया और फिर ड्रिंक का एक घूंट लिया। दूसरों की नजर में आदित्य ने गिलास से शराब पी ली है, लेकिन असल में तरल अभी भी उसके मुंह में था। इस तरह की गतिविधियां बहुत जोखिम भरी होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बारटेंडर लोगों को बेहोश करने के लिए ड्रिंक में अजीबोगरीब चीजें मिला देता है। मुझे आपका ड्रिंक बहुत पसंद आया। मैं निश्चित रूप से फिर से आपके पास आऊंगा। यह आदित्य का बारटेंडर को यह बताने का तरीका था कि वो फिर से आने वाला है, लेकिन अगली बार वो कोई भेष नहीं बदलने वाला था। आदित्य जल्दी से बार से बाहर चला गया। जैसे ही वो वापस जाने लगा, उसने देखा कि कई लोग उसका पीछा कर रहे थे। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, इस बारटेंडर ने मुझे धोखा दिया। सौभाग्य से मैंने वो ड्रिंक कभी नहीं पी। अपने पीछे चल रहे लोगों के समूह को देखकर आदित्य उन्हें यहीं मार डालना चाहता था। बहुत बुरा हुआ। तुम कुत्तों को मारने से योजना खराब हो जाएगी। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें फिर से देखने आऊंगा। इन लोगों को मारने से बारटेंडर सतर्क हो जाएगा। हो सकता है कि वो बूढ़ा बदमाश भाग भी जाए। मैं उस कमीने को किसी भी तरह नहीं जाने दूंगा, खासकर तब जब मैंने उसे 6 कीमती शाही सोने के सिक्के दिए हैं। 6 शाही सोने के सिक्कों को याद करके ही आदित्य का दिल दुखने लगा। पैसे कमाना आसान नहीं था, लेकिन पैसे खर्च करना हमेशा बहुत आसान था। आदित्य जानबूझकर एक अंधेरी गली में चला गया। जब उसका पीछा करने वाले लोग भी गली में पहुंचे, तब तक आदित्य गायब हो चुका था। स्वूश! किसी को पता चले बिना ही आदित्य एक छत से दूसरी छत पर कूद गया और शहर के दूसरी तरफ बढ़ता रहा। आदित्य इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि पहले दर्जे के साधक भी उसे नहीं देख पाए। साथ ही उसका काला लबादा उसे अंधेरे में और भी घुलने मिलने में मदद कर रहा था। आज आदित्य ने कुछ पुष्टि की अपने वंश को जगाने के बाद, और जब उसने अपना वर्ग चुना तो उसके वर्तमान आंकड़े प्रथम क्रम के शरीर साधकों से ऊपर थे। प्रथम क्रम साधकों के पास कुल 250 जोड़ आंकड़े बिंदु हैं, जबकि आदित्य के कुल आंकड़े बिंदु 375 जोड़ थे। यही कारण है कि वह बिना अधिक प्रयास के सभी भाड़े के सैनिकों का सामना करने में सक्षम था। अपने कौशल और मुफ्त आंकड़े बिंदु का उपयोग करके आदित्य को विश्वास है कि वो एक मध्य 2 क्रम साधक के खिलाफ भी जा सकता है और जीवित रह सकता है। जब आदित्य शहर के पश्चिमी छोर पर था और कुछ पुराने लकड़ी के मकानों के पास से गुजरने वाला था, तो अचानक उसने एक चीख सुनी जिससे उसकी गति रुक गई। मेरे स्वामी, कृपया इस नीच व्यक्ति को क्षमा करें। मैं आपसे लिए गए सारे पैसे वापस करने की शपथ लेता हूं। बस मुझे कुछ और दिन दे दीजिए। कृपया हमारा घर मत जलाइए। उत्सुकता से आदित्य ने एक नजर डालने का फैसला किया। वहां एक मोटा आदमी था जो गुंडों के एक समूह के सामने घुटने टेक रहा था। उनके सामने घुटने टेकने वाला वो आदमी लगभग 38 साल का था। चांदनी में आदित्य देख सकता था कि गुंडों ने उस आदमी को पीटा था, जिससे उसके चेहरे पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। ऐसा क्यों लगता है कि यह पूरा दृश्य किसी घिसे पिटे उपन्यास से लिया गया है? आदित्य ने थोड़ी देर तक सब कुछ देखने का फैसला किया। क्या आपको समय मिलेगा? हमने आपको 1 साल पहले पैसे दिए थे। आपने अभी तक ब्याज नहीं चुकाया है और असल रकम भी नहीं चुकाई है। हमारा कारोबार ब्याज पर चलता है। हमने ये कारोबार आप जैसे लोगों को दान देने के लिए नहीं खोला है। ठग की एक बात सुनकर मोटे आदमी का पूरा शरीर कांप उठा। ये सच था कि उसके पास अपने परिवार का पेट पालने के लिए पैसे कमाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस आदमी को लगा कि वह सारे पैसे चुका देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह जाल में फंस चुका है। 5 महीने बाद ही उसे पता चला कि ये लोग बहुत ज्यादा ब्याज वसूलते हैं। लेकिन सर, जब मैंने पैसे लिए थे तो आपके लोगों ने हमें बताया था कि ब्याज केवल 10% होगा, लेकिन अब आप 60% ब्याज ले रहे हैं, और वह भी हर महीने। कृपया सर, मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमी है। टकराना। एक गुंडे ने मोटे आदमी के पेट पर लात मारी। तुमने हमसे बात करने की हिम्मत की? तुम खुद को क्या समझते हो? बस इतना ही। हम यहाँ कोई समय बर्बाद नहीं करेंगे। उसके पूरे परिवार को उसके घर के साथ जला देंगे। आदमी ने उठने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसके शरीर में दर्द उसे उठने और गुंडों को रोकने की अनुमति नहीं दे रहा था। इस समय वो बेहद शक्तिहीन महसूस कर रहा था। एलेक्स के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उसका परिवार घर के अंदर बंधा हुआ था। अपने प्यारे परिवार को बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर सकता था। मुझे नहीं पता था कि गुंडे धंधा करने लगे हैं।
अचानक आए आवाज सुनकर हर गुंडा चौकन्ना हो गया। सबने एक निश्चित दिशा में देखा तो छत पर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया, जिसका चेहरा होठ से ढका हुआ था। आप कौन है? टस्क, क्लासिक क्लिच लाइन। क्या तुम लोग कुछ और नहीं पूछ सकते? जो भी हो, मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि कोई भी ठग समझ पाता कि क्या हो रहा है। आदित्य के शरीर से बिजली की एक लाल किरण निकली। पिघली हुई बिजली 10 छोटी बिजली में विभाजित हो गई और आदित्य के सामने खड़े हर ठग पर गिर गई। आह, कमजोर लोग, मुझे इन लोगों से किसी अनुभव अंक की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद आदित्य ने अपना चेहरा ढकने वाला हुड हटा दिया और एलेक्स नाम के व्यक्ति के सामने उतरा। अरे यार, कैसे हो? आदित्य ने एलेक्स को खड़ा करते हुए पूछा। इतना अच्छा नहीं, लेकिन मुझे और मेरे परिवार को बचाने के लिए शुक्रिया। उस आदमी ने आदित्य के सामने सिर झुकाया। कोई बात नहीं, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये गुंडे कौन थे? आदित्य इस आदमी और उसके परिवार को सिर्फ दयालुता के कारण नहीं बचा रहा था, उसे तो इन गुंडों के नेता की तलाश थी। एक महान व्यक्ति ने कहा था, लूटपाट अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है। आदित्य बिल्कुल उसी व्यक्ति की बात पर अमल कर रहा था। अमीर बनने का सबसे तेज तरीका इस शहर के अपराधियों को निशाना बनाना होगा। इस तरह आदित्य एक ही तीर से 2 शिकार कर सकता है। इस तरीके से अपराध दर कम होगी और उसके खजाने में भी इजाफा होगा। यह विले क्रू समूह था। विले क्रू, क्या वे समुद्री डाकू हैं या क्या? ये कैसा बेवकूफाना नाम है? एलेक्स ने अजीब तरह से आदित्य की तरफ देखा। यह इस शहर के सबसे बड़े गिरोहों में से एक था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। भले ही इस व्यक्ति में उन्हें मारने की ताकत हो, लेकिन उसे उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। सर, मुझे लगता है कि आपको विले क्रू को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैंने सुना है कि उनकी संख्या 200 से ज्यादा है। उनका नेता एक भयानक ताकत वाला आदमी है। अफवाह है कि विले क्रू का नेता एक मिड सेकंड ऑर्डर बॉडी कल्टीवेटर है। अच्छा, वैसे मेरा नाम आदित्य है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम एलेक्स है। मेरा कोई पारिवारिक नाम नहीं है। इस दुनिया में केवल अमीर और कुलीन लोगों को ही पारिवारिक नाम रखने की अनुमति है, जबकि आम लोगों को पारिवारिक नाम रखने की परवाह नहीं है। जबकि अमीर और कुलीन परिवार पीढ़ियों के लिए अपने पारिवारिक नाम को संरक्षित करना चाहते हैं, आम लोगों के मन में कुलीन लोगों जैसी सोच नहीं होती। एलेक्स, क्या तुम जानते हो कि मैं इस विले क्रू गिरोह को कहां पा सकता हूं? आदित्य की आंखों में हत्या की नीयत चमक उठी। उस दुष्स्वप्न के बाद आदित्य किसी पर अपना गुस्सा निकालना चाहता है। मुझे पता है कि विले क्रू गिरोह अपना कारोबार कहां चलाता है। अच्छा, वैसे मैं ये देखे बिना नहीं रह सकता कि तुम गणनाओं के बारे में जानकार हो। इससे पहले आदित्य ने एलेक्स को ब्याज के बारे में बात करते सुना था। ऐसा लगता है कि एलेक्स को गणित के बारे में बहुत कुछ पता था। हाँ, पिताजी व्यापारी हुआ करते थे। उन्होंने मुझे वित्त के बारे में सब कुछ सिखाया जो मैं जानता हूँ। एलेक्स ने अजीब नजर से जवाब दिया। आदित्य से पहले किसी ने भी एलेक्स से उसके वित्तीय ज्ञान के बारे में नहीं पूछा था। बहुत बढ़िया, मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है एलेक्स। बताओ एलेक्स, क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो? मैं वादा करता हूं कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खाने और रहने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें हर महीने 5 सोने के सिक्के भी दूंगा। आदित्य किसी कारण से बहुत उत्साहित लग रहा था। वॉटसन एक बटलर था, वित्तीय विशेषज्ञ नहीं। ये सब 100 साल के ज्ञान की बदौलत ही था कि वॉटसन आदित्य को वित्तीय कार्यों में मदद कर पाया। जैसे जैसे उनकी वित्तीय स्थिति सुधरती जाएगी, वॉटसन के कंधों पर काम का बोझ भी बढ़ता जाएगा। वॉटसन के पास करने के लिए दूसरे काम भी थे। आदित्य वॉटसन को अपने साथ बैठाकर दिन भर काम नहीं करवा सकता। इसलिए जल्दी या बाद में आदित्य को एक सहायक की आवश्यकता होगी। एलेक्स इस काम के लिए एकदम सही था। जब तक आदित्य उसे कुछ हफ्तों तक प्रशिक्षित करता है, एलेक्स को बुनियादी बातें समझ आ जाएंगी और वह आदित्य के मार्गदर्शन के बिना काम करने में सक्षम हो जाएगा। सर, क्या मैं जान सकता हूं कि आप मुझे किस तरह की नौकरी की पेशकश कर रहे हैं? एलेक्स ने पूछा। तुम्हें बाद में पता चलेगा। अभी के लिए इस तराजू को अपने साथ ले जाओ और इसे वॉटसन नाम के व्यक्ति को दे दो। एलेक्स ने चमकदार लाल तराजू को देखा जो एक नाखून के आकार का था। तराजू बहुत टिकाऊ था और अंधेरे में भी चमकता हुआ लगता था। ये स्केल आदित्य का ड्रैगन स्केल था। चूंकि आदित्य ने हाल ही में अपने ड्रैगन वंश को जागृत किया था, इसलिए वो अभी भी ड्रैगन में तब्दील नहीं हो सकता। जब तक आदित्य दूसरे क्रम तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, तब तक उसे ड्रैगन में तब्दील होने में सक्षम होना चाहिए। उम्र के साथ कमजोर होते जाने वाले मनुष्यों, ड्रैगन, वैम्पायर और फॉक्स लोगों के विपरीत एल्विस अपनी उम्र के साथ ही मजबूत होते जाते हैं। भले ही आदित्य साधना करना बंद कर दे, लेकिन उसकी साधना उसकी उम्र के साथ बढ़ती रहेगी। लेकिन आदित्य के लिए ये प्रक्रिया बहुत धीमी होगी। उसे दूसरे क्रम तक पहुंचने में 100 साल लग सकते हैं।
इसलिए ज्यादातर ड्रैगन अपनी उम्र पर निर्भर रहने के बजाय साधना करना पसंद करते हैं। हालांकि आदित्य अभी भी ड्रैगन में तब्दील नहीं हो सकता, लेकिन उसने देखा कि जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती जा रही है, वो अपने ड्रैगन शरीर पर तराजू उगा सकता है। ये गहरा लाल तराजू जो उसने एलेक्स को दिया था, वो उसका हस्ताक्षर है जिसे वॉटसन जानता है। अपने परिवार को साथ ले जाओ और महल की ओर चलो, ये कहकर आदित्य चला गया क्योंकि उसे कुछ बेवकूफ समुद्री डाकुओं से निपटना था जो उसकी जमीन पर रह रहे थे। महल की ओर जा रहे हैं। एकमात्र महल जिसके बारे में मैं सोच सकता हूं वह है राजा का महल। क्या इसका मतलब है? एलेक्स का पूरा शरीर उत्साह में कांप उठा। उत्साह इतना अधिक था कि उसे अब अपने शरीर में कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। एलेक्स जल्दी से अपने घर में भाग गया और अपनी पत्नियों और बच्चों को मुक्त किया और उन्हें इस अद्भुत समाचार के बारे में बताया। तुम कौन हो? एक आदमी जिसकी दाहिनी आंख पर एक लंबा निशान था और जो अपने हाथ में सिगार पकड़े हुए था, ने उस लबादाधारी व्यक्ति से पूछा जो अभी अभी उसके घर में दाखिल हुआ था। चलो बस इतना ही कहो, मैं नरक ज्वाला हूं। ये कहते हुए आदित्य विले क्रू के नेता की ओर दौड़ा। अधिक अध्यायों के लिए वोट करें। मैं अपलोड करता रहूंगा। आप पावर स्टोन्स के साथ मेरा समर्थन करते रहें। तुम कौन हो? एक आदमी जिसकी दाहिनी आंख पर एक लंबा निशान था और जो अपने हाथ में सिगार पकड़े हुए था, ने उस लबादाधारी व्यक्ति से पूछा जो अभी अभी उसके घर में दाखिल हुआ था। चलो बस इतना ही कहो, मैं नरक ज्वाला हूं। ये कहते हुए आदित्य विले क्रू के नेता की ओर दौड़ा। टकराना। आखिर तुम क्या चाहते हो? तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? दुष्ट क्रू गिरोह का नेता आदित्य के हमले से खुद को बचाते हुए पूछा। बॉडी कल्टीवेटर होने के कारण इस आदमी के आंकड़े आदित्य से ज्यादा थे, लेकिन आदित्य के पास मारक क्षमता में बढ़त थी। मैं ब्याज चुकाने आया हूं, आदित्य ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया और एक बार फिर आमिर नाम के आदमी पर हमला किया। झनकार। ब्याज चुकाना है? मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें ब्याज चुकाया है। ये कहते हुए आमिर ने आदित्य को पीछे धकेल दिया और फिर 10 मीटर दूर चला गया। आमिर नाम का यह व्यक्ति 5 फीट 5 इंच लंबा था। उसका शरीर दुबला पतला और मांसल था। उसकी दाहिनी आंख पर निशान उसे डरावना दिखा रहा था। आमिर के लंबे काले बाल थे जिन्हें उसने एक बन में बांधा था। उसने एक काला किमोनो पहना हुआ था जिसकी पीठ पर समुद्री डाकू का प्रतीक बना हुआ था। आमिर यहाँ एक मध्य द्वितीय क्रम का शारीरिक साधक था। सामान्य साधकों के विपरीत उसकी साधना उसके शरीर को मजबूत बनाने पर केंद्रित थी। खैर, मुझे नहीं पता कि किस कमीने ने तुम्हें यहाँ भेजा है। मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर सड़कों पर इस दुष्ट गिरोह के अधिकांश सदस्य नशे में थे और नशे में थे। क्या तुमने सुना कि उस शराबी ने आज क्या किया? बेशक मैंने ऐसा किया। मैं यहाँ था जब नोलर परिवार के मुखिया को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा रही थी। उस कमीने राजा की बदौलत आज हमें अपने मुनाफे से कर चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं कसम खाता हूं कि एक दिन मैं उस राजा को अपने हाथों से मार डालूंगा। बेवकूफ, तुम सिर्फ एक प्रथम श्रेणी के साधक हो। मैंने जो सुना है उसके अनुसार राजा के पास एक दाहिना हाथ है जो एक शिखर प्रथम श्रेणी के साधक को भी आसानी से मार सकता है। सिर्फ हमारा शक्तिशाली नेता ही इस राजा के शासन को खत्म कर सकता है। हाँ, अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो हम कोई पैसा नहीं कमा पाएंगे। जब गिरोह के सदस्य आपस में बात कर रहे थे तो उन्होंने अचानक एक तेज आवाज सुनी। बूम! सभी ने अपनी बाईं ओर देखा तो दो आकृतियां एक दूसरे से लड़ रही थीं। आदित्य ने अपनी तलवार आमिर की गर्दन पर तानते हुए आगे बढ़ा, लेकिन अंतिम क्षण में समुद्री लुटेरों के नेता ने युवा ड्रैगन के पेट पर एक लात मारकर उसे उड़ा दिया। आदित्य को 5 मीटर पीछे धकेल दिया गया। उस लात ने मेरी पसलियां लगभग तोड़ दी। मुझे सावधान रहना होगा। पेट में दर्द को अनदेखा करते हुए आदित्य ने जल्दी से अपना एक हुनर इस्तेमाल किया। पिघला हुआ बोल्ट। अमीर की दिशा में बिजली की एक गहरी लाल चमक भेजी गई। एक मध्यम द्वितीय श्रेणी के शारीरिक साधक होने के नाते आमिर ने जल्दी से अपनी पीठ मोड़ी और पिघले हुए वोल्ट को केवल कुछ इंच से चकमा दिया। जब वोल्ट उसकी छाती के पास से गुजरा तो आमिर ने एक छोटे से सेकंड में हमले के भयानक तापमान को महसूस किया। आदित्य जानता था कि आमिर उसके हमले को चकमा दे सकता है। वो इतना मूर्ख नहीं था कि यह सोचे कि उसका हमला मध्य द्वितीय क्रम को प्रभावित करेगा। जैसे ही आमिर ने पिघला हुआ बोल्ट दागा, युवा ड्रैगन ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। सिस्टम, मेरे सभी निःशुल्क आंकड़ों को मेरी चपलता में जोड़ दो। पिघले हुए बोल्ट से बचने के तुरंत बाद आमिर की नजर आदित्य पर पड़ी। वह हमला बहुत शक्तिशाली था। मैं उसके हमले को अपने ऊपर नहीं आने दे सकता, अन्यथा मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जैसे ही आमिर आदित्य से नजदीकी से भिड़ने के लिए तैयार हुआ, उसने चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्या क्लैन? जब आदित्य सिर्फ 3 मीटर दूर था तो उसकी गति अचानक बढ़ गई।
जैसे ही आमिर ने तलवार की नोक को देखा जो उसकी छाती को छूने वाली थी, आमिर ने दांत पीसते हुए किसी तरह अपने खंजर से हमले को रोकने में कामयाबी हासिल की। झनकार, मैंने सोचा था कि यह तुम्हारी जिंदगी खत्म करने के लिए काफी होगा। आदित्य ने आमिर की छाती पर छोटे से घाव को देखा। उग्र ज्वाला। अगले ही पल आमिर को अपने दाहिने हिस्से से लाल लपटों की एक बड़ी लहर का सामना करना पड़ा। बिना कुछ सोचे समझे, बस अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करते हुए आमिर जल्दी से बाईं ओर चला गया। लेकिन जैसे ही आमिर बाईं ओर बढ़ा, उसने आदित्य के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान देखी। कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि वो समझ पाता कि क्या हो रहा है, जैसे ही आमिर ने बाईं ओर चौथा कदम बढ़ाया, उसके बाएं पैर में आग लग गई। आह! शहर के पश्चिमी हिस्से में मौजूद सभी अपराधियों और गुंडों ने आमिर की तेज और दर्दनाक चीख सुनी। आमिर ने जल्दी से नीचे देखा। अपने बाएं पैर के ठीक नीचे लावा देखकर आमिर के चेहरे पर एक भयावह भाव उभर आया। पिघला हुआ बोल्ट। बिना समय बर्बाद किए आदित्य ने अपनी दोनों हथेलियां एक साथ जोड़ ली। एक शक्तिशाली लाल नारंगी बिजली आमिर की ओर चमकी और उसकी छाती पर लगी। टकराना। आमिर 15 मीटर से ज्यादा दूर उड़ गया। उसने शहर की दीवारों को सीधे कुचल दिया और उसके नीचे की दीवारें भी टूट गईं। खांसी। 20 मीटर दूर खड़े उस व्यक्ति को देखते हुए, जो उसके शरीर के चारों ओर लाल लपटें नृत्य कर रहा था, मरते समय आमिर के मन में केवल एक ही प्रश्न था। कैसे? कुछ सेकंड के बाद समुद्री लुटेरों के सरदार की आंखें बेजान हो गईं। उसका पूरा शरीर अभी भी शहर की दीवार पर अटका हुआ था। पिघले हुए वोल्ट ने उसकी छाती, कंधों और जांघों को जला दिया था। डिंग! होस्ट का लेवल ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े 1 अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिले हैं। डिंग! होस्ट का लेवल ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े 1 अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिले हैं। डिंग! होस्ट का लेवल ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े 1 अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिले हैं। डिंग! होस्ट का लेवल ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े 1 अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिले हैं। डिंग! होस्ट का स्तर ऊपर हो गया है। अगर मैंने अपनी विस्फोट तरंग का इस्तेमाल नहीं किया होता तो मैं लड़ाई नहीं जीत पाता। विस्फोट तरंग मुझे एक निश्चित सीमा तक लावा को नियंत्रित करने की अनुमति देती है। जब हम जमीन पर उतरे तो मैंने पहले से ही यह जाल बना रखा था। मुझे बस आमिर को सही स्थिति में लाने के लिए फुसलाना था। इसलिए मैंने आमिर को जाल की ओर ले जाने के लिए आग की एक नकली लहर लॉन्च करने के लिए फायरी ब्लेज का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसके पैर लावा को छुए, मुझे पता चल गया कि मुझे अपना मौका मिल गया है। तुरंत सीखना और अनुकूलन एक भयानक कौशल है। जब लड़ाई शुरू हुई, तो आदित्य का दिमाग अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सही काउंटर खोजने पर काम कर रहा था। दोनों आदित्य ने कभी किसी इंसान या जानवर को नहीं मारा था, लेकिन साइलेंस माइंड की बदौलत आदित्य का दिमाग इस स्थिति में शांत रहा। अब जब मैंने जड़ का ख्याल रख लिया है, तो बाकी को साफ करने और सब कुछ लूटने का समय आ गया है। अगले ही पल आदित्य अपनी जगह से गायब हो गया। इसके बाद जो हुआ, उसे चंद शब्दों में कहा जा सकता है, शुद्ध वध। देर रात को जब एजियो शहर के लोग चैन की नींद सो रहे थे, शहर के पश्चिमी हिस्से में, जहां ज्यादातर गिरोह मौजूद थे, विले क्रू गिरोह की चीखें सुनाई देने लगी। आदित्य ने विले गिरोह के 200 सदस्यों के खिलाफ पूरी तरह से उत्पात मचा दिया। उस रात आदित्य ने अपनी तलवार और अपने काले लबादे को विले क्रू गिरोह के सदस्यों के खून से रंग दिया था। कत्लेआम 5 मिनट के भीतर खत्म हो गया, लेकिन वो 5 मिनट एजियो शहर में सबसे भयावह समय में से एक था। छोटे छोटे गिरोह जो विले क्रू के सहयोगी थे, उन्होंने आदित्य को रोकने की कोशिश की। ब्लेज ड्रैगन निश्चित रूप से उन लोगों को जाने नहीं देगा। विले क्रू के 200 से ज्यादा सदस्यों को मारने के बाद वो आसपास के छोटे गिरोहों को मारने चला गया। जब तक आदित्य रुका, तब तक एजियो शहर का पूरा पश्चिमी हिस्सा अराजकता में था। लपटें गिरोहों के ठिकानों को जला रही थीं, सड़कें लाल खून से रंगी हुई थीं और सड़कों पर लाशें पड़ी थीं। जब नरसंहार समाप्त हुआ, तो आदित्य ने 30 मिनट के भीतर 600 जोड़ से ज्यादा अपराधियों का कत्लेआम कर दिया था। जिस किसी ने भी उस रात आदित्य को देखा, वे सदमे में थे। उन बदकिस्मत लोगों ने देखा कि आदित्य ने अपने पीड़ितों को कितनी बेरहमी से मारा था। एक समय ऐसा आया जब आदित्य की हत्याओं की संख्या 500 जोड़ तक पहुंच गई। आसपास के अपराधी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। हालांकि आम लोगों के अलावा आदित्य को देखने वाला कोई भी अपराधी जिंदा नहीं बचा। चूंकि ज्यादातर अपराधी सिर्फ प्रथम श्रेणी के शरीर साधक थे, इसलिए कोई भी आदित्य को चुनौती नहीं दे पाया। गिरोहों से निपटने के बाद आदित्य ने उनकी सारी लूट वापस महल में ले ली। ये सब करने के बाद आदित्य बिना कोई आवाज किए एजियो शहर से निकल गया, क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम करना था। दृश्य परिवर्तन बहुत समय पहले जब इस्तारिन राजवंश की स्थापना हुई थी,
तो 3 शक्तिशाली राज्यों ने मिलकर इस्तारिन राजवंश का गठन किया था। इस्तारिन राजवंश के पहले राजा ने अन्य 2 शक्तिशाली राज्यों को जुलुक्स राजवंश और नेपोका साम्राज्य की सीमाओं के पास 2 शहर दिए थे। दोनों शहरों ने इस्तारिन राजवंश को दोनों पड़ोसी राज्यों से बचाने के लिए किले के रूप में भी काम किया। इस्तारिन राजवंश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित ईस्टगार्ड नोबल हाउस ने जराका शहर पर शासन किया। पीढ़ियों से ईस्टगार्ड नोबल हाउस जराका शहर पर शासन करता रहा है और घुसपैठियों से उसकी रक्षा भी करता रहा है, जबकि इस्तारिन राजवंश के पश्चिमी भाग में सीमाओं के पास स्थित सरलिस्ट नोबल हाउस ने व्राने शहर की रक्षा की। जराका और व्रेन शहरों के दोनों शासक असंतुष्ट थे और इस बात से नाराज थे कि राजा अहमद ने एक ऐसे व्यक्ति को अपना अगला राजा चुना जो उनके वंश को भी नहीं जगा सकता। दोनों कुलीन घराने इस फैसले से बहुत नाखुश थे। आदित्य द्वारा इस्तारिन राजवंश के प्रति वर्षों की लापरवाही के कारण दोनों कुलीन घराने अपने अपने तरीके से काम करने लगे। दोनों कुलीन घरानों ने कर देना बंद कर दिया। इसके बजाय दोनों कुलीन घरानों ने सेना में भारी निवेश किया और अपनी सेना की संख्या बढ़ाई। जराका शहर पर शासन करने वाले ईस्टगार्ड नोबल हाउस ने इस्तारिन राजा के साथ सभी संबंध तोड़ दिए। ईस्टगार्ड नोबल हाउस ने अनौपचारिक रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू कर दिया। रयान ईस्टगार्ड, जो जराका शहर का शासक और ईस्टगार्ड नोबल हाउस का मुखिया था, ने चीजों को अगले चरण पर ले जाने का फैसला किया। अपने पूर्वजों के विपरीत, जिन्होंने इस्तारिन राजवंश के राजा की सेवा करने की शपथ ली थी, रयान एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो अपने क्षेत्रों को जीतना और उनका विस्तार करना चाहता था। वो सम्राट बनना चाहता था। सोने और लाल कालीन से सजे एक बड़े हॉल में एक शानदार कुर्सी पर बैठे हुए जराका शहर के शासक रयान ने रिपोर्टें सुनी। महाराज, मुझे एजियो शहर से कुछ गंभीर समाचार मिले हैं। ईस्टगार्ड कुलीन घराने के कमांडर जैन ने रयान के सामने घुटने टेक दिए, जो अब खुद को जराका शहर का राजा कहता था। क्या खबर है? जैन ने दांत पीसते हुए सिर नीचे करते हुए जवाब दिया। आज राजा आदित्य के आदेश पर एजियो शहर के सबसे बड़े व्यापारी परिवारों में से एक को कर न चुकाने के कारण सार्वजनिक रूप से मार दिया गया। इतना ही नहीं, राजा आदित्य ने शहर के अन्य व्यापारियों को भी कर चुकाने के लिए चेतावनी संदेश भेजा। रयान एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसके लंबे सफेद चांदी के बाल उसकी कमर तक पहुंचते थे। वो हमेशा अपनी कमर पर तलवार रखता था। 30 साल का दिखने के बावजूद रयान असल में 60 साल का था। एक सुंदर आदमी होने के नाते रयान की कई पत्नियां और रखेलें थीं। इस समय जराका शहर का सुंदर शासक बहुत प्रसन्न नहीं दिख रहा था। जैन, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि उस कमीने को औपचारिक रूप से मत बुलाओ? वो राजा बनने के लायक नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूं, महाराज। जैन ने अपना गुस्सा न दिखाने की पूरी कोशिश की। जैन एक आम आदमी था जो एजियो किंग शहर के पास स्थित एक छोटे से गांव का रहने वाला था। जैन इस राजवंश की सेवा करने के इरादे से एक सैनिक बन गया। जैन अपने गांव की रक्षा करना चाहता था, इसलिए वो जराका शहर आ गया। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के कारण जैन जल्दी ही रैंक में ऊपर उठ गया। आखिरकार वो अपनी सेवा के सिर्फ 4 साल बाद ही कमांडर बन गया। जब तक उसे सच्चाई का पता नहीं चल जाता, तब तक सब कुछ उसके लिए बढ़िया चल रहा था। रयान अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था, इसलिए उसने सिल्वर मीडो ग्रोव जंगल की ओर अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसा करने की प्रक्रिया में रयान के क्रूर आदेशों ने जैन को कई निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, रयान कुछ महीनों में राजा आदित्य को धोखा देने की भी योजना बना रहा था। ठीक है, तुम जा सकते हो। रयान खड़ा हुआ और अपना सिर झुकाने के बाद, भले ही वह ऐसा नहीं करना चाहता था, जैन हवेली से बाहर चला गया। हवेली छोड़ने के बाद जैन ने किसी व्यक्ति को बिना किसी को बताए एक संदेश लिखा। अधिक अध्यायों के लिए वोट करें।